भाई साहब, ये तो सपने में भी नहीं सोचा था कि बिस्तर पर पड़े-पड़े फालतू के शॉर्ट भी गले पड़ जाएगा। मतलब तुम घर पे एकदम पहले बैठे रील स्क्रॉल कर रहे कि तभी एक अजीब-सा वीडियो सामने आता है। मुबारक हो यूज़र, आपने सफलतापूर्वक शॉर्ट वीडियो देख लिया है। क्या आपका भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी झंड है? बस वीडियो खत्म होने पर 3 इमोजी कमेंट करो और अपना सिस्टम एक्टिवेट करो। अब सच बताऊँ तो आजकल इंटरनेट पर चूतिए की कोई कमी नहीं है। तुमने भी सोचा क्या बकवास है, पर फिर वही चेक करने में क्या जाता है वाली सोच के साथ तुमने 3 इमोजी पेल दिए और घर से बाहर निकल गए। आज तुम्हारी और तुम्हारी बंदी ली रियान की एनिवर्सरी को पूरे 3 साल हो गए थे। ओ भाई, इतने में तो आज के ज़माने में ढंग का जूता भी नहीं आता। पर तुमने बॉस से 2 घंटे की छुट्टी ली, एक बढ़िया-सा गिफ्ट खरीदा और अपनी खटारा इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर उसे सरप्राइज़ देने निकल पड़े। उसकी कंपनी के नीचे खड़े होकर तुम कि कहीं भीड़ में मिस ना हो जाए। तभी वो देखी सफ़ेद टी-शर्ट और काली लॉन्ग स्कर्ट में। बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे किसी शैम्पू का ऐड चल रहा हो। तुम बस की चमचमाती काली ऑडी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी से एक 30-35 साल का रईस बंदा उतरा और हमारी मैडम तो उसे देखते ही पिघल गई। पूरे शर्म और हया के साथ जाकर उसे गले लगा लिया। भाई, ये देखकर तुम्हारे तो तोते उड़ गए। जी चाह रहा था कि अभी के अभी हाथ साफ कर दूं, पर तुम सीधा उन तुम्हें देखते ही हकबका गई और झटके से उस बंदे को छोड़ दिया। पर तुम्हारी लाला के और गुस्सा देकर वो इतनी डर गई कि वापस उसी बंदे से चिपक गई। ओडीनैन ने बड़े टशन के साथ लीव फतह कर लिया हो और बोला, तो तू ही एएनएन का बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं, अब तो तू एक्स बॉयफ्रेंड बन चुका है। अब से मैं इसका असली वाला बंदा हूँ। तो अगली बार मेरी गर्लफ्रेंड के आसपास भी मत दिखना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये अमीर ज्यादा अपनी गंदी हंसी हंस रहा था। बेचारा हमारा हीरो तो अब भी पुरानी यादों में खोया था और पूछ बैठा क्या ग्रेजुएशन के बाद शादी करने की सारी बातें भूल गई। पर भाई, ये तो मनहुआ की दुनिया है। यहाँ लड़कियां इतनी जल्दी कहाँ मानती हैं। अच्छा हुआ जो तूने हमें देख लिया, अब सब साफ कर देते हैं। हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तू मुझे वो ऐशो आराम वाली ज़िंदगी कभी नहीं दे पाएगा जिसकी मुझे आदत है। प्यार से पेट नहीं भरता बेटे। प्यार को टिकाने के लिए मोटा पैसा चाहिए और तो ठहरा एक नंबर करना, वरना मेरा बॉयफ्रेंड तेरा कचुम्बर निकाल देगा। ओडी नैन ने कमीनेपन की जोर का हाथ मारा और बोला, चल बेबी, गाड़ी में जाकर मेरा इंतज़ार कर। मैंने बढ़िया होटल बुक किया है। आज रात तुझे अपनी ताकत का एहसास कराऊंगा। और तुम्हारा दिल कांच की तरह चकनाचूर हो गया। आसपास के लोग तुम्हें देखकर ताने मार रहे थे और तुम बस आंखें बंद करके अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रहे थे। तुम वहां चुपचाप खड़े अपनी जवानी और उस मरी हुई मोहब्बत को आखिरी विदाई दे रहे थे। तुम्हारे दिमाग में पिछले 3 सालों की सारी यादें किसी फिल्म की तरह घूम रही थी। पर तभी तुम्हें एहसास हुआ कि 3 साल का सच्चा प्यार किसी फिल्म की तरह घूम रही थी। अचानक तुम्हारे दिमाग में एक बिजली सी कौंधी और एक खतरनाक आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपने 100 गुना कैशबैक सिस्टम हासिल करेंगे। उसका 100 गुना कैशबैक आपके पास आएगा। और टेंशन मत लेना, ये सारा पैसा एकदम लीगल है। तुझे कोई सरकार पकड़कर एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब नहीं ले जाएगी, बस अपने होस्ट की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो लो भाई, किस्मत का दरवाजा क्या खुला, सीधा सिस्टम का बम ही फट गया। दिमाग के अंदर ग्लोबल एक आवाज गूंजी कि बधाई हो बेटा, जो भी खर्चा करोगे उसका तगड़ा कैशबैक सीधा इसी कार्ड में गिरेगा। मैंने झट से अपना बैग चेक किया और भाई साहब, वहां सच में एक काली चमक वाली जादुई कार्ड लेटी हुई थी। ये कोई सस्ता नशा या सपना नहीं था। सिस्टम ने सच में मुझे अपना गुलाम आई मीन होस्ट चुन लिया था। अब देखो, मैं ठहरा वेब नोवेल का पुराना आशिक तो हमेशा सोचता था कि कभी तो कोई सिस्टम मेरी जिंदगी की भी लेगा, मेरा मतलब है जिंदगी बदल देगा। और आज ब्रेकअप होते ही ये चमत्कार हो गया। तो मैंने सोचा एक छोटा सा ट्रायल तो बनता है। मैं सीधा भागा सड़क किनारे वाली एक छोटी दुकान पर और बोला, जैसे ही मैंने कोड स्कैन करके 2 रुपए दिए, वैसे ही सिस्टम वाली मैडम की सुरीली आवाज आई, मुबारक हो, 2 रुपए खर्च करने पर आपको मिलता है सीधा 20 अरब का कैशबैक। भाई साहब, ये सुनकर तो मेरे तोते उड़ गए। मैंने सोचा थोड़ा और मजे लेते हैं, तो मैंने को बूढ़ा दुकानदार खिसिया गया, बोला, अबे वो छोकरे क्या एक करके पेमेंट कर रहा है, मेरा दिमाग मत चाट, सब सामान एक साथ नहीं ले सकता क्या? मैंने हंसते हुए कहा। अरे दादा, चिल करो यार। वहां भी 50 रुपए खर्ची की और 5 हजार का कैशबैक सीधा कार्ड में आया। दुकान से निकलकर मैं अपने उस छोटे से डिब्बे जैसे किराए के कमरे में वापस आ गया और कसम खाई कि हम तो बस दिन रात पैसा उड़ाकर कैशबैक ही बटोरना है। देखा तो यांग चेन का कॉल था। हमारे कॉलेज के हॉस्टल का सबसे बड़ा भैया नीलाउदा। हम टोटल 4 यार थे। सबसे बड़ा यांग चेन, दूसरे नंबर पे चेंग वेन, तीसरे पे वांगचा और चौथा मैं। हम चारों पहले साल से एक साथ थे। मैंने फोन उठाया और बोला, हाँ लाउदा, क्या काम है? उसने कहा, छोटे में नंबर 2 और नंबर 3। अरे भाई जल्दी पहुंच जा लाओ, सुआ हॉटपॉट वाले अड्डे पे सब तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। यांग चिंग ने पहले सबको पट्टी पड़ा दी थी, अपना भैया कोई भी उस धोखेबाज एक्स का नाम नहीं लेगा। बस उसे इतनी पिलाओ कि उसे अपनी नानी याद आ जाए और सारा गम बाहर निकल जाए। भाई यांग चिंग भी कितना बोला है, उसे क्या पता कि लव सी के साथ क्या कांड हो। वैसे लिू रियान भी ऐसे पकड़ने की जोन में रखा और ब्रेकअप होती सीधा होटल की फोटो डाल दी। वो भी सोशल मीडिया की वफादारी तो बस इंटरनेट पैक जितनी बची है। खैर, इधर अपना हीरो फुल स्वैग में टैक्सी से उतरता है और तभी टिंग, उसके अकाउंट में कैशबैक के पैसों की बारिश हो जाती है। भाई अब तो मैक्स लेवल अमीर हो चुका है। वो जैसे ही अंदर कदम रखता है, तीनों दोस्त उसे ऐसे देखता है, वो कोई बेसारा मजनू। अपना भाई तो अलग ही मूड में, वो सीधा आकर बैठता है और कहता है, आज जो खाना है खाओ, बिल तुम्हारा भाई भरेगा, क्योंकि इंटर्नशिप की पहली सैलरी आ गई है। दोस्त तो सन रह गए, उन्हें लगा था भाई देवदास बनेगा। और भाई ने वेटर को बोलकर मटन और एक्स्ट्रा आइटम ऑर्डर कर दिए। तभी यांग चेंग ने पूछा, भाई अब तो ग्रेजुएशन भी पास है, आगे का क्या प्लान है? लेकिन मेरे घर वालों ने तो मेरी सेटिंग कर दी है ग्रेजुएशन के बाद के लिए।
चेंगवेन अपना चश्मा ऊपर सरकाते हुए कहता है कि भाई अब बहुत हुआ, अब वो अपने गांव जाकर सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा। उसके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं और वो घर का इकलौता है तो उसे तो जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर मांग चाओ बीच में ज्ञान पिलने आ गया। कहता है, अरे टेंशन मत लो, तुम्हारा चाओ भाई कहीं जा रहा, मेरा इरादा तो शहर के सबसे महंगे इलाके में आलीशान बंगला खरीदने का। बाकी सबने उसे वहीं धो दिया। अगर तू खुद को मार्केट में बेच भी देना तो भी वहां के टॉयलेट की एक टाइल नहीं खरीद पाएगा। जैसे जैसे रात गहराती गई, टेबल पर बोतलों की लाइन लग गई और सबके चेहरे टमाटर जैसे लाल होने लगे थे। वॉन्ग चॉइस, सच बता क्या तेरा ब्रेकअप हो गया है? हीरो एकदम कूल बनकर बोला, हाँ भाई आज ही मामला खत्म। वॉन्ग को हैरानी हुई कि ये बंदा इतना नॉर्मल कैसे है, जैसे इसकी एक्स नहीं बल्कि पड़ोस की बिल्ली भाग गई हो। हीरो ने जवाब दिया, अरे अब क्या छाती पीट कर रहा हूँ, अच्छा हुआ जो उसकी असलियत सामने आ गई। टाइम रहते बला टल गई, यही बहुत है। चलो अब इसी बात पर एक और जाम हो जाए। जब शराब थोड़ी कम पड़ी तो हीरो बहाने से टॉयलेट जाने के लिए उठा, एक और पेटी शराब ऑर्डर कर दी। उसने 650 युआन का बिल भरा और तभी सिस्टम भाई ने अपना जादू दिखाया। बधाई हो, शस खर्च करने आपको 65,000 का कैशबैक मिला है जो सीधा आपके ब्लैक कार्ड में डाल दिया गया। भाई साहब इसे कहते हैं असली स्कीम। काश मेरी लाइफ में भी ऐसा कोई जगह अंबानी होता। हीरो वापस टेबल पर आया और दोस्तों के साथ फिर से पुरानी यादों के समंदर में डूब गया। 4 साल साथ रहने के बाद अब बिछड़ने का वक्त आ गया था। तो सब थोड़े इमोशनल हो रहे थे। रात के 2 बज रहे जब हीरो अपने किराए के कमरे पर पहुंचा। बिना कुछ सोचे समझे बस मुंह धोया और बिस्तर पर गिरते ऐसी नींद आई जैसे कुंभकर्ण का कोई सगा रिश्ते गाया। सिर बुरी तरह भारी था और ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई ढोल बजा रहा हो। पर एक बड़ा गिलास पानी गटक कर वो जल्दी से तैयार होकर उसने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी निकाली और चल पड़ा। तो भाई मैं भागा भागा ऑफिस पहुंचा और एक प्यारी सी मुस्कान देकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तभी मेरा चुलबुला साथी और इंटर्न झांकता हुआ मेरे पास फुसफुसा कर बोला, सुना है तूने, पिछले प्रोजेक्ट की वजह से कंपनी एक इंटर्न को वक्त से पहले ही परमानेंट करने और टॉयलेट के बाहर मैं सुपरवाइजर को कहते सुना कि वो खुशकिस्मत बंदा तू ही है। मैंने हैरानी से कहा, हम सब में से तू ही तो सबसे तगड़ा काम करता है, तेरे अलावा और किसका चांस है? मैंने भी कह दिया चल ठीक है, अगर मैं परमानेंट हो गया तो पार्टी मेरी तरफ से। देखो यार सच बताओ तो अब मेरे पास ये जादुई सिस्टम है तो मुझे इस सड़ी हुई नौकरी की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। पर जब दुनिया आपकी की रत्ती भर तो मिलता है ना। तभी ऑफिस का खड़ूस बॉस वांग गांग अपनी गुफा से बाहर निकला और चिल्लाकर बोला, सब अपना काम रोको, मुझे दो बड़ी खबरें सुनानी है। पहली खबर को वांग जीकियांग को वक्त से पहले परमानेंट करने का फैसला किया। भाई ये सुनते ही पूरे ऑफिस में गदर मच गया। ये वांग जीकियांग वही नमूना है जिसे काम का कखक भी नहीं पता। सब लोग कानाफूसी करने लगे कि क्या वो अफवाह सच है कि ये बॉस वांग गांग का सगा भतीजा है। तभी बॉस ने थोड़ा हंसते हुए सबको चुप कराया और दूसरी खबर सुनाई कि जैसे हमारे क्लाइंट बहुत ज़्यादा भड़क गया है, इसलिए कंपनी ने फैसला किया है कि गुआनी की इंटर्नशिप समेटो और यहाँ से अभी ख़त्म किए निकलो। मैं अपनी सीट से टशन में खड़ा हुआ और सीधे बोला, वांग, लोग सही कहते थे कि इस कचरे वांग जीकियांग के साथ तेरा खून का विद भी हो गया। एक नंबर का निठल्ला इंसान जिसे कुछ नहीं आता उसे तुमने चुन लिया। क्या तुमको सच में लगता है कि हम सब यहाँ अंधे बैठे हैं? खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहे हो मैंने क्लाइंट को नाराज कर दिया? भाई 1 महीना हो गया इस नरक में आए हुए, आज तक क्लाइंट तुम मुझ पर मर रहे हो। ये वाला पाप तो मैं अपने सिर नहीं लेने वाला। अब जब सरेआम बेइज्जती हो गई और पोल खुल गई तो अपना ये विलेन वाला चेहरा लेकर वांगगांग तिलमिला उठा और चिल्लाया, तो हिम्मत कैसे हुई? मैंने भी बिना किसी देरी के अपना थोड़ा बहुत सामान समेटा और इस बुढ़े कछुए वांगगांग के मुंह पर बोल दिया, ये फालतू की नौकरी तो मैं वैसे भी छोड़ने चाहता, तू बस देखता जा, तेरे बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं। ऑफिस बाकी लोग बेचारे बड़ी तरस भरी नजरों से मुझे जाते हुए देख रहे थे। सब आपस में फुसफुसा रहती बंदा था, काम भी एकदम टॉप क्लास करता था, फिर भी इसे निकाल दिया। पर असली कहानी सबको पता थी। ये वांगगांग बस अपने चहते भती वांग जिकियांग के लिए जगह खाली कर रहा था। सुना है ऑफिस में नई टीम बन रही है और 80% चांस है ये कि उसका लीडर इस चमचे भतीजे को बनाया जाएगा। उस जिकियांग की शक्ल देखो, कद निकाल कर इतना कसम से देख कर ही जी खराब हो जाए। तभी किसी ने सबको टोक दिया कि भाई बस करो, वरना ये बुड्ढा हमें भी छोटे जूते पहना देगा, मतलब हमारी भी बैंड बजा देगा। खैर ऑफिस से बाहर निकलते ही मैंने वो सारा फालतू सीधा कूड़ेदान में फेंक दिया। तो किसी और के नीचे मजदूरी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई नौकरी करना अपने बस की बात नहीं है। अब तो बस राजा वाली लाइफ एंजॉय करनी है। अपनी प्यारी सी इलेक्ट्रिक स्कूटी उठाई सीधा निकल पड़ा। पुराना वाला फोन इतना हैंग होता है कि उसे चलाने में मौत आती है। पहले मैं भी कितना बड़ा सिम था, पाई पाई बचाकर उस लियोवियान के लिए महंगे गिफ्ट खरीदता था। पर अब भाई सबसे पहले खुद पर खर्चा करेगा। रास्ते में एक बड़ा सा एक सेल्स गर्ल बैल शोरूम दिखा तो मैं टशन में अंदर घुस गया। मेरे पैर रखते, सर क्या आप फोन या टैबलेट खरीदना चाहते हैं? मैं, मुझे एक बढ़िया सा फोन चाहिए, तुम्हारे पास क्या रिकमेंडेशन है? लड़की बोली, सर अगर आपने अभी तक कोई मॉडल फाइनल नहीं किया है तो आप हमारे इस एक्सपीरियंस जोन में जाकर खुद फोन इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इस तरह से एक्सपीरियंस जोन में पहुंचते ही अपने हीरो ने इधर उधर टाइम पास नहीं किया और सीधा सबसे महंगे फोल्डिंग फोन पर हाथ रखकर सेल्समैन से बोला, बस यही वाला पैक कर दो। अभी हीरो अपनी रईसी महसूस ही कर रहा था जैसे किसी ने फटे हुए लाउडस्पीकर बटन दबा दिया हो। ये और कोई नहीं बल्कि झांग मेंग थी, हमारी हीरो की एक्स गर्लफ्रेंड की वो जहरीली सहेली जिसने कॉलेज में हीरो की बुराई करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। आते ही शुरू हो गई, हो देखो तो जरा कौन आया है। सुना है यान यान ने तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका है। वैसे तुम्हारी ये फकीरों वाली हालत देखकर कोई भी तुम्हें लात मार देता। मेरी सहेली ने तो फिर भी बहुत बर्दाश्त किया।
भाई साहब ये लड़की तो अलग ही लेवल की गोल्ड डिगर थी। खैर हीरो ने शांति से कहा, मैं यहाँ बस एक फ़ोन खरीदने हो गई है। इस पर वो चुड़ैल और जोर से हंसने लगी, तू और फ़ोन? रहने दे भाई, तेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं होगी। और सुन यान, यान को नया अमीर बॉयफ्रेंड मैंने ही दिलाया। जल रही है ना तेरा तो शुक्रिया करना चाहिए कि तूने उसका असली चेहरा दिखा दिया। इसके बाद हीरो सीधा काउंटर पर गया और बिल बना पूरे 11,000 का। जैसे ही पेमेंट हुई सिस्टम ने दिमाग की घंटी बजाई, मुबारक हो होस्ट, आपने 11,000 खर्च किए और आपके 1 करोड़ 10 लाख रुपए का कैशबैक। आप इसे कहते हैं असली सिस्टम फाड़ना। जैसे हीरो हाथ में आईफोन का थैला लेकर बाहर निकलने लगा, झांग मेंग का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसने नींबू चाट लिया हो। वो हीरो के सामने आकर रास्ता रोकते हुए चिल्लाई, ओ तेरी, तो इसका मतलब तू इतने दिनों से अमीर होने का नाटक कर रहा था और यान यान को धोखा दे रहा था। सच में यार क्या घटाया। मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई कचरा हो और बोला, बहुत बकवास कर ली तूने, अब साइड हट और रास्ता मारो। कहाँ से सीधा निकल गया। और पीछे वो झंग में ऐसे तिलमिला था जैसे उसकी पूंछ पर किसी ने गर्म चाय गिरा दी हो। उसे लगा था मैं उसे भाव दूंगा, पर अपन को क्या। मैं अपनी नन्ही सी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर मजे में सड़क पर निकल पड़ा। जरा अपना बैंक बैलेंस तो देखो भाई। सच में दिन के लाखों रुपए छापने का मजा ही कुछ और है। अब जेब में पैसा है तो गर्मी तो होगी। तो मैं सीधा पहुंच गया कियांडा प्लाजा के आलीशान मॉल में। वहां अरमानी की लड़कियां सोफे पर चिपक कर गप्पे लड़ा रही। मुझे देखते ही किसी के पिछवाड़े में इतनी फुर्तियां खड़ी हो सके मानो मैं वहां शॉपिंग करने नहीं बल्कि फ्री का वाईफाई चलाने आया हूँ। खैर मैंने इग्नोर मारा और खुद ही कपड़े देखने लगा। मुझे 2 मस्त कैजुअल सूट पसंद आए। मैं आवाज लगाई कि नखरे दिखाते हुए मेरे पास आई। एक ऐसी प्रोफेशनल मुस्कान दी जैसे कह रही हो कि भाई तेरी औकात से बाहर है। वे बोली, सर इन दोनों कपड़ों की कुल कीमत 35,000 है। क्या आप वाकई इन्हें ट्राई करना चाहते हैं? मैंने उसे ठंडे अंदाज में टोका, क्यों, तुझे क्या लगता है कि मैं बिल नहीं पाऊंगा? हकलाते बोली, नहीं सर मेरा वो मतलब नहीं था। बस कपड़े खराब हो गए तो फालतू का लफड़ा होगा, पर अगर आप अड़े हुए हैं तो मैं ले आती हूँ। उसे पक्का यकीन है कि मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। खैर वो कपड़े लाई। मैंने ट्रायल रूम में जाकर पहने और भाई साहब शीशे में देखते ही लगा कि असली हीरो तो अब बाहर आया है। कपड़े क्या बदले, मेरा तो पूरा सिस्टम ही बदल गया। मैं सेल्स वाली की पूरा सिस्टम ले भाई स्वाइप कर। उस सेल्स वाली की तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लगा था कि मैं बस टाइम पास करके निकल जाऊंगा, पर उसे क्या पता था आज असली रईस से पड़ा है। उस दुकान के सेल्समैन की तो जैसे सिटी पिटी गुम हो गई जब उसने वो ब्लैक कार्ड देखा। उसे तो नहीं पता था कि इस वीआईपी कार्ड की असली औकात क्या है। कार्ड की क्वालिटी और बैंक का नाम देखकर वो समझ गया कि सामने कोई आम आदमी नहीं है। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही उसने बड़े अदब से दोनों हाथों से कार्ड वापस किया। उधर सिस्टम ने कान में सहनाई बजा दी, बधाई होस्ट, आपने 3.5 करोड़ का कैश बैक सीधा आपके वीआईपी अकाउंट में टपक गया है। जहाँ की तो जैसे लॉटरी लग गई थी। अपना बैंक बैलेंस रॉकेट की तरह बढ़ता देखो फूला नहीं समा रहा था। पिछला सारा मूड खराब करने वाला वाकया भूलकर वो टशन में शॉपिंग की। उसका अगला निशाना था पाटेक फिलिपी का शोरूम। जैसे ही उसने दुकान में कदम रखा, सेल्समैन ऐसे खिंचा चलाया जैसे वो उसका पुराना उधार चुकाने आया हो। शायद ये इन महंगे कपड़ों का जादू था, वरना ये लोग तो बिना औकात देख शान घड़ी फाइने पूछते। इसके बाद उसने हरमीज की एक बेल्ट और एक महंगा लेदर बैग भी लपेट लिया। जब तक वो वांडा प्लाजा से बाहर निकला उसके सिस्टम में कैशबैक का आंकड़ा 10 करोड़ पहुंच चुका था। मॉल के गेट पर खड़े होकर उसने सूरज की गर्मी महसूस की और जोर से चिल्लाया आ गया। आसपास के लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई पागल पागल खाने से भाग कर आया हो, पर अपने भाई को क्या फर्क पड़ता है। वो अपनी पुरानी खटारा इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम की तरफ। जब वो स्कूटी से वहां पहुंचा तो गेट पर खड़ा गार्ड उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। एक हैंडसम लड़का, बदन पर लाखों के ब्रांडेड कपड़े, सवार एक मामूली स्कूटी। बेचारा गार्ड सोच रहा होगा कि आजकल के अमीरों के भी क्या अजीब चोचले। इस गाड़ी का सपना उसने बरसों से देखा था। इस गाड़ी का सपना उसने बरसों से देखा था कि कभी वो सपनों की रानी उसके ठीक सामने खड़ी थी और वो उसे निहारने लगा। अपनी सपनों की गाड़ी को देख रहे चेहरे पर वैसी किसी भूखे के सामने शाही पनीर की थाली है, लेकिन शांति भंग करने के लिए एक फटी हुई आवाज आती है, अरे ये वही तेरा भिखारी एक्स बॉयफ्रेंड है ना, इसकी घिनौनी शक्ल तो देखो। जैसे इस गाड़ी के साथ ही सुहागरात मनाने का इरादा है। ये अपने नए छपरी बॉयफ्रेंड वांग की मक्खनबाजी करते हुए बोली, अरे वांग भाई, इसका नाम लेकर मूड खराब मत करो। आपकी तरह मर्द थोड़े ही है जो शोरूम से सीधे इतनी महंगी गाड़ी उठा ले। इन दोनों बेशर्मों को देखकर अपने हीरो कुल का देख लिया होगे। जैसे उन दोनों कचरा इंसानों को कुत्ते की बहुत इग्नोर किया और सेल्स वाली मैडम से पूछा, सुनिए क्या ये टॉप मॉडल वाली बड़ी गाड़ी अभी स्टॉक में है? अब सेल्स वाली मैडम कोई नौसिखिए बकवास सुन ली थी और मन ही मन हंस रही थी कि ये नमूने कितने बड़े पागल हैं कि हीरो ने ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड कपड़े पहने हैं। और सबसे बड़ी बात, उसकी कलाई पर सजी वो पाटेक फिलिप घड़ी कम से कम करोड़ों की थी। सेल्स वाली मैडम समझ गई कि इस बंदे की वैल्यू अरबों में है। और ये दो फिर से अपनी फटी टेप की तरह बजने लगावे हुए, तू यहाँ स्टैंड अप कॉमेडी करने आया है क्या? तेरी इंटर्नशिप वाली नौकरी तो मैंने ही उड़वाई है। जेब में 5,000 रुपए भी नहीं होंगे और बातें जी वैगन की कर रहा है। इतना फैसला क्या धरा है? वो वांगांग नाम का कचरा तेरा क्या लगता है? वांग योंग सीना फुलाकर बोला, हाँ वो मेरा भाई है, याद रखना।
मुझसे पंगा लिया तो इस शहर में तुझे सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अपना बोरिया बिस्तर बाँध और चुपचाप अपने गाँव भाग जा। हीरो को तुझे क्या लगता है तू मुझे ऐसे डरा देगा बेटा? तूने मुझे बहुत हल्का समझ लिया। अगर आज मेरे पास ये सिस्टम ना होता तो शायद तू जीत जाता, लेकिन अब पहले मेरे पास इतना दम नहीं था, लेकिन अब तुम्हारा भाई किसी के बाप चमन-चूतिया है, मैंने तुझे कभी अपनी बराबरी का समझा ही नहीं। चल एक शर्त लगाते हैं, अगर मैंने ये जी वैगन अभी के अभी खरीद ली तो तुझे घुटनों पर बैठकर 3 बार कुत्ता बन के भौंकना पड़ेगा। इस पर ये नल्ला वांगयोंग जोर से हँसा और बोला कि तू तो इस गाड़ी का टायर तक नहीं खरीद सकता। तूने ये गाड़ी ले ली तो मैं 100 बार भौंकने को तैयार हूँ। पर क्या तेरी औकात है? पास खड़ी उसकी चमची लिऊ रियान भी अपनी चोंच लड़ाने लगी कि इस गरीब भिखारी की हिम्मत तो देखो जो हमारे वांग भाई से टक्कर ले रहा है। मैंने इन दोनों की ब्लैक कार्ड निकाल कर सेल्स वाली लड़की से कहा कि ज़्यादा सोच मत, सीधा कार्ड रगड़ और कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर। सेल्स वाली ने बड़े सम्मान के साथ कार्ड लिया और बोली कि जी सर, बस 2 मिनट दीजिए। 10 मिनट बाद वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर वापस आई और बोली कि सर सब तैयार है, बस साइन कीजिए और गाड़ी ले जाइए। जैसे ही मैंने साइन किया सिस्टम ने मेरे दिमाग की घंटी बजाई और इसके बदले आपके अकाउंट में 21 करोड़ का कैशबैक भेज दिया गया है। भाई साहब, इसे कहते हैं असली वाला पैसा ही पैसा है। वोंग योंग और उसकी वो गोल्ड डिगर की तो फटी की फटी रह गई। तू जैसा भिखारी इतनी महंगी गाड़ी कैसे ले सकता है? जरूर तूने सेल्स वाली के साथ मिलकर हमें चूना लगाने का प्लान बनाया। सेल्स वाली को भी अब गुस्सा आ गया। उसने साफ कह दिया कि सर ने पूरी पेमेंट कर दी और हम अपनी कंपनी की इज्जत की कसम खाते हैं कि ये कोई नाटक नहीं है। फिर उसने उनकी जलती थोड़ा और तेल कसम खाते हैं कि ये कोई नाटक नहीं है। वो पार्ट एक फिलिप का क्लासिक मॉडल है जिसकी कीमत ही 7 करोड़ रुपए है। अब उन दोनों के चेहरे देखने लायक थे, जैसे किसी ने उनके पिछवाड़े पर गरम तवा रख दिया हो और बड़े ही ठंडे अंदाज में बोला, चलो भाई, शर्त पूरी करने का टाइम आ गया, अब जल्दी से घुटनों पर बैठो, कुत्ते की तरह भौंकना शुरू करो। बेचारे वांगयोंग की तो ये देखकर फट के हाथ में आ गई थी, ये नामुमकिन है, तू इतना अमीर कैसे हो गया? क्या अब तक तू मुझसे झूठ बोल रहा था? वहीं अपनी लियू रियान का चेहरा देखने लायक था। वो ऐसे रो रही थी जैसे उसकी किडनी चोरी हो गई। कहने लगी, तुमने अपनी अमीरी क्यों छिपाई? अगर मुझे पता होता कि तुम इतने रईस हो। और मैडम के दिल में पछतावे के बम फूट रहे थे। देखो सही सच तो ये है कि वो हमारे हीरो को पसंद तो करती थी, क्योंकि अपना भाई दिखने में एकदम कतई है और काम में सुपर टैलेंट है। जहाँ भी जाता है लोग उसे मुड़-मुड़ कर देखते हैं, लेकिन मैडम को लगा कि टैलेंट से पेट नहीं भरता, फिर क्या? अपनी उस छपरी सहेली झांग मेंग की बकवास बातों में आकर उसने अपने किस्मत पर खुद ही समझ आ रहा था कि उसने कोहिनूर को कचरा समझकर फेंक दिया है। इधर वांग यूं का चेहरा गुस्से और शर्म से टमाटर जैसा लाल हुआ था। उसने गुस्से में लियू रियान को एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और चिल्लाया, अपना मुंह बंद रख और मेरे साथ चल। वो अपनी ईगो बचाने के चक्कर में कुत्ते की तरह भौंकने से तो रहा, उसे बस अब उस जगह से रफू चक्कर होना था जहाँ उसकी बेइज्जती का तमाशा बन नहीं भूला। बोला, बेटे थोड़े पैसे क्या आ गए, तो खुद को बहुत बड़ा 30 मार का समझने लगा है, दुनिया गोल है, फिर मिलेंगे। और ये कहकर वो दोनों दुम दबाकर वहां से भाग निकले। उन्हें भागते देख अपनी पुरानी पसंद पर तरस आ रहा था। भाई मन ही मन सोच रहा था, क्या मैं सच जो ऐसी गोल्ड डिगर को अपनी लाइफ में जगह दी? तभी वहां खड़ा शोरूम का मैनेजर बोला, सर सर आपने इन्हें इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? इनके साथ तो तगड़ा वाला खेल होना चाहिए था। पर हमारे भाई का स्वैग ही अलग है, ये शहर बहुत छोटा है, आज नहीं तो कल इनका बैंड फिर से बजे। इसके बाद अपना भाई अपनी चमचमाती लग्जरी गाड़ी में बैठा और शंघाई की सड़कों पर निकल पड़ा। ठंडी हवा के मजे लेते हुए उसने सोचा, बिना ऑफिस गए ऐश करने में जो मजा है ना, और अगर जेब में करोड़ रुपए हों तो कसम से मजा डबल हो जाता है। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजने लगी। तभी तुम्हारे फोन की घंटी बजती और जैसे ही तुम कॉल उठाते हो दूसरी तरफ से एक बड़ी प्यारी आवाज आती है, भाई गेस करो। मैं तुम मुस्कुराते हो समझ जाते हो कि ये तुम्हारी प्यारी और उतनी ही शैतान छोटी बहन ये लिंग है और वो तुम पर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट है। तुम मजे लेते हुए कहते हो, रुको गेस करने दो, कहीं तुम हमारे घर की ननी स्वर तो नहीं? वो चिढ़ते हुए कहती है, हटो यार भाई, आप भी ना बस मजाक उड़ाते रहते हो। अच्छा सुनो कि चलो अतर के पुराने घिसे पीटे फॉर्मूले को तोड़ते हैं। और कहा, पहले बैड न्यूज सुना दे। पर वो भी कम खिलाड़ी नहीं थी, बोली, बैड न्यूज तो कोई है ही नहीं, गुड न्यूज ये है कि मेरा एडमिशन लेटर आ गया है। अब गेस करो कौन सी यूनिवर्सिटी? तुमने तो कमारा शायद जिंगला यूनिवर्सिटी। भाई आप तो बुद्धू ही रहोगे, मेरा सिलेक्शन मोडू यूनिवर्सिटी में हुआ है, यानी अब बहुत जल्द मैं आपके पास आ रही हूँ। एक्साइटेड हो ना अपनी क्यूट सी बहन से मिलने के लिए? तुमने मन ही मन सोचा कि ये लड़की फिर से मेरा जीना हराम करने आ रही है और कहा, बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ, तो आएगी तो पता नहीं क्या कम, मम्मी पापा ने मेरे एडमिशन की खुशी में पार्टी रखी है, क्या आप घर आ पाओगे? अब भाई साहब, अपनी लाडली बहन की पार्टी और तुम न जाओ, ये तो नामुमकिन है। तुमने फौरन हाँ कर दी और खुशी के मारे चेकने लगी। कॉल काटने के बाद तुम्हारे चेहरे पर एक बड़ी से बहुत लगाव है। बचपन में जब भी वो कोई रायता फैलाती और मम्मी चप्पल लेकर उसके पीछे भागती तो वो हमेशा तुम्हारे पीछे छुपकर मम्मी को चिढ़ाती थी, जिसकी वजह से फालतू में तुम्हारी भी कुटाई हो जाती थी। कॉलेज के आखिरी साल की इंटर्नशिप के जा पाए थे तो तुमने तय किया कि इस बार घर जाकर कुछ दिन वहीं रुकोगे, ये लिंग के बारे में सोचते हुए। अब मैजिक सिटी में पढ़ाई के लिए आना ही है तो हीरो को लगा कि क्यों नहीं यहाँ अपना एक पक्का ठिकाना बना लिया जाए। वैसे भी बैंक अकाउंट में पूरे 120 करोड़ की बात है और ऊपर से अपना सिस्टम भर खरीदना, घर खरीदो और कैश बैक पाओ, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम।
तो भाई ने फुल टशन में डिसाइड किया कि कल ही जाकर कोई बढ़िया सा बंगला देखेंगे। अब ये सब सपने देखता कि अचानक पेट पेट के अंदर चूहे ने कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। दिन भर शॉपिंग के एक्साइटमेंट में हीरो खाना खाना है और पास में एक फैंग मिंग नाम का रेस्टोरेंट ढूंढ निकाला जिसकी रेटिंग तो भाई साहब आसमान छुरी थी। बस फिर क्या, अपनी गाड़ी उठाई और 10 मिनट के अंदर पहुंच गया लोकेशन पे। इस रेस्टोरेंट का गेट देखकर अहल में आ गया हूँ। लकड़ी पर नक्काशी ऐसी कि देखकर ही दिल आ जाए और दरवाजे पर लगे वो सोने के चमक थी। जैसे ही अंदर कदम रखा ऐसा लगा जैसे सीधा टाइम ट्रेवल करके प्राचीन चीन में पहुंच गया हूँ। और दीवारों पर वो पुरानी वाली पेंटिंग्स, माहौल एकदम ऐसा था जैसे किसी मंदिर या शाही दरबार में आ गए हूँ। किस्मत अच्छी थी कि भाई थोड़ा जल्दी पहुंच गया था तो भीड़ भाड़ नहीं मिली और आराम से टेबल मिल गई। तभी एक वेटर पास आया और बड़े अदब से बोला, साहब हमारे यहाँ सिर्फ सजावट ही पुरानी नहीं है, बात करने का तरीका भी पुराना है। मुझे शाओर यानी छोटा भाई कह पुकारिएगा। अब भाई ऐसा रोल प्ले तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बड़ा अजीब लगा पर फिर सोचा चलो थोड़ा माहौल का मजा लेते हैं। मैंने भी टशन में कह दिया, ठीक है छोटे, अपने यहाँ की कुछ जबरदस्त स्पेशल डिशेज और कड़क चाय लिया। मैंने कोने में देखा बात जब तक खाना प्राचीन कपड़ों में बैठकर बड़े ध्यान से एक वाद्य यंत्र बजा रही थी। फिगर तो एकदम कातिल था, लेकिन वो जो धुन और ऐसा लग रहा था जैसे अभी कोई खूनी जंग छिड़ने वाली हो। उसकी उंगलियां जिस रफ्तार से चल रही थी माहौल एकदम भारी और खतरनाक होता जा रहा था। सफेद नकाब के पीछे उस मिस्ट्री वाली लड़की की अदाएं और ये सुकून देने वाला संगीत। अब समझ आया पुराने जमाने के लोग काम धंधा छोड़ के शायर और इन सब फालतू चीजों के पीछे क्यों पागल रहते। तभी एक आवाज आती है, ग्वान ई सीनियर। मुड़ के देखा तो एक प्यारी सी लड़की सफेद टी शर्ट और नीली जींस में हाथ हिला रही। अपना भाई तो गजनी निकला, दिमाग पर बहुत जोर डाला पर याद नहीं आ रहा कि यह कौन। उसके साथ थोड़ी गोल मटोल और चश्मे वाली सहेली भी थी। लड़की चहकते हुए पास आई और बोली, सीनियर, मैं मोदू यूनिवर्सिटी की लिशाओनी और ये मेरी रूममेट शीनान है। अब सुनिए इस दीवानी की कहानी। जब ये लोग कॉलेज में नए नए आए थे तब अपने भाई ने इस स्टेज पर खड़े होकर ऐसी धांसू पीस दी थी कि बेचारी उसी दिन अपना देख बैठी। असल में जब उसे पता चला था कि आपकी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड है तो उसने अपनी फीलिंग्स को दबा दिया था। लेकिन जैसे ही उसे ताजी खबर मिली कि अब भाई का ब्रेकअप हो चुका है तो ये मैडम कंट्रोल नहीं कर पाए और आपको पूरे कॉलेज में ढूंढने निकल पड़ी। खैर शावना मासूम बनते हुए बोली, सीनियर हम थोड़ा लेट हो गए और यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं है, क्या हम आपके साथ टेबल शेयर कर सकते हैं। उसने ऐसी शक्ल बनाई जैसे अगर मना किया तो यहीं रो रो कर समंदर भर देगी। अपना भाई भी पिघल गया। उसे इस लड़की में अपनी छोटी बहन येलिन वाली शरारत दिखी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे खड़े क्यों हो, बैठो बैठो। आज का बिल सौना तो खुशी के मारे उछल पड़ी और झट से बैठते हुए वेटर को आवाज लगाई, ओ भाई 2 प्लेटें और लगा दे जल्दी। अरे भाई यहाँ कोई सुनता क्यों नहीं है। आपने हंसा है कि देखो ये कोई नॉर्मल ढाबा नहीं है बल्कि एक ओल्ड स्कूल थीम वाला रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पुराने जमानाओं की तरह पेश आना पड़ेगा। ली शाओना ने थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ा जल गए, छोटू 2 प्लेट और चम्मच लगा जल्दी। फिर वो धीरे से बोली, गुआनी सीनियर, ये जगह तो बड़ी कतई जहर है, पर क्या मैं आपसे वो बात पूछ सकती हूँ, क्या आपको सीनियर दीदी के साथ ब्रेकअप हो गया है। अब यहाँ शाओना की बुरी तरह फटी पड़ी थी। उसने अपनी मुट्ठियां एकदम टाइट कर ली थी। वो डरी हुई थी कि कहीं आप गुस्सा न हो जाओ, पर दिल किसी कोने में उसे उम्मीद भी कि शायद अब उसका नंबर लग जाए। आपने भी पूरा दार्शनिक अवतार ले लिया और बोले, जो कल बीत गया उसे पकड़े रहने का कोई फायदा नहीं। जो प्यार कब शुरू हुआ पता नहीं चला और नफरत कब खत्म होगी ये भी नहीं पता। बस एक मुस्कुराहट और कहानी खत्म। शाओना को आप पर बड़ा तरस आ रहा था। वो बोली कि टाइम सबसे बड़ा मरहम है जो सब भुला देता है, ऐसे मिलवाता है। आपने उसे इश्क की बीमारी का एक ऐसा इलाज बताया जिसमें 9 रात वाली जड़ी बूटी, कड़ाके की ठंड वाले कीड़े और पिछले साल की बर्फ चाहिए थी। शाओना ने अपना सिर पकड़ लिया और बहस करने लगी कि भाई ये सब तो मिल ही नहीं सकता। भला कड़ाके की ठंड में वो कीड़े कहाँ से आएंगे और पिछले साल की बर्फ अब कहाँ मिलेगी। तब आपने उसे ऐसी लॉजिक समझाया कि अगर प्यार ऊ तक उतर जाए तो ना फिर सारा सामान इकट्ठा करना। जब तक प्यार हड्डी के अंदर तक न घुसा हो तब तक कोई भला ऐसे इलाज के लिए क्यों आएगा। शायरी भाई, यहाँ ब्रेकअप की चर्चा चल रही थी। ये लोग अचानक से देवदास मोड में कैसे चले गए। टॉपिक से पूरी तरह भटक रहे हो बॉस। कुछ ऐसा बोलो जो हम जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को भी समझ आए। हम जैसे बैक बेंचर्स का भी तो ख्याल रखो। इधर हमारे लिए शाओना अलग ही खिचड़ी पकाता है, ऐसी कर रही है जैसे किसी पुरानी फिल्म की पागल लड़की। मैंने भी थोड़ा शरीफ और इमोशनल होने का नाटक किया जैसे मैं बहुत गहरा आशिक हूँ। फिर एक बिंदास हंसी के साथ बोला, अरे जो बीत गया वो बीत गया। मैं ये पुरानी यादों में बैठकर रोता रहा। मेरी स्माइल देखकर उन लड़कियों के चेहरे से टेंशन ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सिर से सींग। आज पहली बार इस जूनियर से इतनी लंबी बात हुई थी। वो क्या मैं आपका ग्रीन बबल कर सकती हूँ। आज आपने खिलाया है तो अगली बार दावत मेरी तरफ से होगी भाई साहब। बंदी का दिमाग देखो, अगली बार अकेले डेट पर जाने का जुगाड़ अभी से कर लिया। इसे कहते हैं असली मास्टरमाइंड। खैर मैंने अपना क्यूआर कोड निकाला और हम दोस्त बन गए। इसे ने अपना कॉला मान के मेरा तो दिन बच गया। पैसे वसूलने के बाद मैंने उनसे पूछा, हाँ तो देवियों क्या इरादा है, शॉपिंग पर चलना है या वापस कॉलेज। जैसे ही मैं उन्हें लेकर अपनी नई चमचमाती गाड़ी के पास पहुंचा शाओना की तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने हैरानी से पूछा, सीनियर क्या ये सच में आपकी कार है। मैंने भी पूरे स्वैग में कहा है। दुनिया को लगता था कि मैं गरीबी की वजह से डंप किया गया हूँ, पर शायद किस्मत को मेरा अमीर होना ही मंजूर था। कॉलेज के गेट पर उन दोनों को टाटा बाय बाय किया, पर मैं वहां से कहीं गया नहीं बल्कि वापस कॉलेज के अंदर ही मुड़ गया। काफी टाइम बाद हॉस्टल के कमरे में कदम रखा तो अपने नंबर 4 या
नी हमारे हीरो को देख के वांग चाओ की बत्ती जल गई। बोला, "ओए चौथे नंबर के लखन, बड़े दिनों बाद दंजन हो जाएगा।" उधर चेन वैन भी बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और इस ऊपर से नीचे तक ऐसे घूरने लगा जैसे कोई सीआईडी का अफसर हो। बोला, "अबे ओए नंबर 4, ये क्या चक्कर है? कहीं लॉटरी-वॉटरी लग गई क्या? ये ब्रांडेड घड़ी पड़ी और उसकी आँखें महँगे लग रहे हैं।" फिर उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी और उसकी आँखें बाहर हो बन गया। "सच-सच बता, कौन सी अमीर आंटी ने तुझे गोद ले लिया है? मेरी भी सेटिंग करा दे यार।" मैंने भी हँसते हुए बोला, "अबे हट, कैसी आंटी? ये तो बस रास्ते में चलते-चलते आसमान से टपक गया।" वोंग चाओ चिढ़ते हुए बोला, "बेटा बाप से बदमाशी। अब चुपचाप बता, चक्कर है, वरना ये दीवार पर टंगी तलवार आज तेरा खून पी जाएगी।" अब मैं इन्हें सिस्टम का सच तो बता नहीं सकता था, वरना ये साले मुझे ही पागल समझ लेते, तो मैंने थोड़े बढ़िया सा झूठ पेला। मैंने कहा, "अरे यार, वो ब्रेकअप के बाद जब मैं अपना पुराना कमरा खाली कर रहा था, तो मुझे एक पुरानी हार्ड ड्राइव मिली, तो मुझे एक पुरानी हार्ड ड्राइव मिली।" ये सुनते ही वांग चाओ की तो चीखें निकल गई। बोला, "भाई तूने तो सीधा लाइफ का बड़ा गोल ही पूरा कर लिया। अब तो पार्टी देनी पड़ेगी भाई।" चेन वेन ने बड़े प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा और मोहल्ले वाले ताऊ की तरह ज्ञान देने लगा। बोला, "देख भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो लूरियान तेरे लायक ही नहीं थी, पर अब पैसा तुम्हें मत उड़ाना, वरना वापस फकीर बन जाएगा।" मैंने उसकी तरफ देखा और बोला, "भाई तुझे सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ के प्रोफेसर बन जाना चाहिए। क्या मस्त प्रवचन पेलता है तू। भाई अगर मेरे पास पैसा होता ना, तो मैं बस ठाठ से अपनी लाइफ एंजॉय करता और अमीरों वाली फीलिंग लेता। पर हमारा वांग चाओ चेंगवें की इन फालतू बातों से बिलने के बाद भी ऐश नहीं की, तो इतनी घिसाई करने का क्या मतलब। खैर उसने अपने रूममेट्स लाओ एर और लाओ सान से कहा, "तुम दोनों चिल मारो, मैं जरा स्कूल के सुपरमार्केट से कुछ चखना वखना और पीने का जुगाड़ करके आता हूँ।" उसने फ़ोन से थोड़ा बारबेक्यू ऑर्डर किया और नीचे निकल गया। सुपरमार्केट दुकान के मालिक ने बत्ती सी दिखाते हुए कहा, "अरे गुआनी, बड़े दिनों बाद दिखे, इंटर्नशिप कैसी चल रही है भाई?" अब ये दोनों एक ही शहर के थे और जब परदेस में अपने शहर का बंदा मिलता है ना। गुआन ही बोला, "लीगे इंटर्नशिप तो टाइम से पहले ही निपट गई। आज आप अकेले ही हो, भाभी मदद करने नहीं आई क्या?" लीगे ने बताया कि छोटा बच्चा बीमार है, इसलिए वो घर पर देखभाल कर रही हैं। गुआनी ने ढेर सारे स्नैक्स उठाए और साथ में बियर की एक पूरी क्रेट भी ले ली। बिल बना कुल 158 रुपए। "बेटा थोड़ा कम पिया कर, वरना लीवर जवाब दे देगा।" गुआनी मुस्कुराते हुए बोला, "अरे टेंशन मत लो लीगे, ग्रेजुएशन के बाद तो मिलने के मौके वैसे भी कम हो जाएंगे।" वो बारक्यू बियर लेकर हॉस्टल के कमरे में वापस आ गया। सामान टेबल लौंडे हाथ में बियर की बोतल लेकर महफिल जमा कर बैठ गए। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी चमचमा रही थी। भाइयों सच बताऊं तो मेरा भी इस शहर को छोड़ने का रत्ती भर मन नहीं है, पर क्या करूं, किस्मत ने ऐसी पलटी मारी है कि घर जाना ही पड़ेगा। मेरे मम्मी पापा ने बुढ़ापे में मुझे पैदा किया और मेरी पढ़ाई के लिए दिन रात मजदूरी की। मुझे एक बार तो पापा का हाथ मशीन में आ गया था और उन्होंने पैसे बचाने के लिए अपनी एक उंगली तक कटवा दी, पर इलाज नहीं कराया। जब मैंने उनकी वो कटी हुई उंगली देखी ना भाई, कसम से कलेजा मुँह को आ गया था। उस पल मुझे खुद से नफरत होने लगती कि मैं अपने परिवार पर इतना बड़ा बोझ के नहीं था। तुम लोग अक्सर मेरी फिरकी लेते कि मैं इतना हट्टा-कट्टा होकर भी मक्के से और कोई रास्ता नहीं था। वो कहा कि जो वो पैसे मेरे बाप की उँगली की कीमत थी कि जो उसे फालतू में कैसे वो बचाता हूँ। अब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है और अब वक़्त आ गया है कि मैं अपने बूढ़े बाप का बोझ जो अपने कंधों पर उठा लूँ। मैं चाहता हूँ कि और उन्हें एहसास हो कि उनका बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि उनके लिए ढाल बन सके। अब चैंग वेन की ये इमोशनल बातें सुनकर और उसकी आँखों में आँसू के आँसू देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलूँ। भाई लाइफ़ की कड़ी सच्चाई है कि यहाँ हर कोई अपनी जंग लड़ रहा है। मैंने अपना गिलास उठाया और चैंग भाई तो असली मर्द जो अपनी ज़िम्मेदारी समझता है। चल इसी बात पर एक पेग हो जाए। तभी भाई तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं जो हर वक़्त दाँत निकालता रहता हूँ वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ? 1 घंटा ये सब बस एक दिखावा है। जब मैं छोटा था तभी मेरे माँ-बाप का तलाक हो गया था और वो अपनी-अपनी नई दुनिया के साथ बड़ा हुआ और स्कूल में सब मुझे बिन माँ-बाप का बच्चा बोलकर चिढ़ाते थे। सच तो ये है कि इतने सालों में कभी मेरी शक्ल तक देखने नहीं आए बस। बस एक ठंडी सी रकम जैसे कोई भीख फेंक दी हो और वो भी मेरे दादाजी के बार-बार माँगने के बाद मिली क्या? कम से कम फालतू की उम्मीद तो नहीं रहती। बचपन में जो भी मेरे मज़े लेने की कोशिश करता, नतीजा हुआ कि मोहल्ले में खौफ तो जम गया पर दोस्त एक भी नहीं बचा। फिर दादा-दादी भी ऊपर चले गए और मैंने दुनिया से उम्मीद लगाना ही छोड़ दिया क्योंकि बॉस जब दुनिया से उम्मीद का डर भी नहीं रहता, मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक बन के जीने लगा। पर सच कहूँ, उस तूफ़ानी बारिश वाली रात को मैं आज भी नहीं भूल पाया जब एक छोटा बच्चा गले फाड़कर चिल्ला रहा था और सामने वाला शख्स बिना मुड़े बस चलता ही गया। क्या लेवल की बदकिस्मती है यार, राइटर ने फुल इमोशनल। अब मेरी कहानी सुनो। मेरे डैड एक मामूली वर्कर थे, मम्मी हाउसवाइफ और मेरी एक छोटी सी प्यारी बहन। घर में शोर शराबा और किचकिच तो रहती थी पर प्यार की कोई कमी नहीं थी। लाइफ एकदम सेट थी पर एक कांड हो गया। मेरा सबसे जिगरी दोस्त बचपन में बड़ा शरारती था। हमारे घर के पास एक पुराना झूला पुल था, वहां हम अक्सर मटर गश्ती करने जाते थे। एक तपती दोपहर को उसे पानी में कूदकर नहाने की खुजली हुई। अब तुम्हारा भाई उस वक्त होकर बस देख रहा था, शायद पानी बहुत ज्यादा स्विमिंग में जीरो था। अचानक उसके पैर की नस चढ़ गई और वो डूबने लगा। वो पानी में बुरी तरह हाथ पांव मार रहा था और मेरा नाम पुकार रहा था, पर मैं किनारे पर खड़ा बस पागलों की तरह चीखता रहा क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता था। मदद आने में बहुत देर हो गई, पर ऑक्सीजन की कमी से बेचारे का दिमाग हमेशा के लिए 7 साल के बच्चे जैसा हो गया। उस दिन के बाद मैंने स्विमिंग में ऐसी महारत हासिल की कि पूछो मत, पर अफसोस मैं वक्त में पीछे जाकर उसे उस 7 साल की कैद से बाहर नहीं निकाल सकता। अब हम तीनों बैठे जाम पे जाम लड़ाए थे। उस पल हम सब वक्त और दुनिया दोनों को पूरी तरह भूल चुके थे।
वहाँ सब अपने दुख दर्द भूलकर पार्टी के मजे लूट रहे थे। तुम उन दोनों शेरविन को टल्ली देखकर बस अपना सिर पीट रहे थे। फिर एक-एक करके दोनों को बिस्तर पर पटका और मन ही मन बुदबुदाने लगे। भाई तुम जैसे नमूने मिल गए ये मेरी खुशकिस्मत ऑथर के लॉजिक के हिसाब से। पता नहीं ग्रेजुएशन के बाद तुम लोबारा देखने को मिलेंगी भी या नहीं। सुबह सूरज की किरणें सीधा तुम्हारे थोबड़े पर आकर से कह रही हूँ उठो बेटा, वरना नरक में जगह नहीं मिलेगी। सिर ऐसे दर्द कर रहा था जैसे अंदर किसी ने हथौड़ा चला दिया। तुमने इधर उधर हाथ पैर मारे और पानी का गिलास ढूंढ कर उसे एक ही सांस में गटा गए। चेनवेन और वांग चाओ अभी भी घोड़े बेचकर सो रहे थे। तुमने से कमरे की सफाई कचरा उठाकर सीधा मेज की तरफ निकल गए। वहां पहुंचते ही काउंटर वाली आंटी से बोला, आंटी एक कटोरी बाजरे का दलिया दे दो। आंटी ने दलिया परोसा और जैसे ही तुमने पेमेंट करने के लिए फोन निकाला, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें बीच चौराहे पर नंगा दिया। फोन स्विच ऑफ था। कल रात नशे में इतने धुत थे कि इसे चार्जिंग पर लगाना ही भूल गए। अब तुम वहां किसी भिखारी की तरह खड़े होकर अपनी बेइज्जती का लुत्फ उठाए रहते कि तभी पीछे से आवाज आई, पेमेंट सक्सेसफुल। गुआनी सीनियर इतनी जल्दी फिर मिल गए। सामने देखा तो अपनी प्यारी जूनियर ली शाओना दांत चियारे खड़ी थी। तुमने चर्चा सांस ली और कहा, अरे गुड मॉर्निंग यार, फोन की बैटरी बोल गई थी। शाओना ने थोड़ा तंज कसते हुए कहा, अच्छा तो फोन बंद था, मुझे लगा आप बड़े आदमी बन गए हैं। तभी कल मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं थी। अब चला ये वहां टेबल पर बैठकर खाते हैं, वरना दलिया ठंडा होकर सीमेंट बन जाएगा। तुम दोनों टेबल पर बैठ गए। जैसे ही तुमने दलिया का पहला चम्मच अंदर लिया, लगा जैसे शरीर में जान वापस आ गई। थोड़ी ताकत मेजर उठाई तो देखा शाओना मोहतरमा अपनी ठुड्डी को दोनों हाथों पर टिकाए बस तुम्हें ताड़े जा रही थी। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? ली शाओना का चेहरा तो बेचारे टमाटर जैसा लाल हो गया और वो हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं सीनियर, आप इतने हैंडसम हो कि आपको तो कोई बड़ा सुपरस्टार होना चाहिए था। अब देखो भाई, मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा हॉट हूँ, पर स्टार बनना कुछ ज्यादा ही मक्खन नहीं हो गया? फिर मैंने उसकी चुटकी लेते हुए पूछा, वैसे आज तू क्लास क्यों नहीं गई? क्या हमारी भोली भाली जूनियर अब बिगड़ गई है? वो शर्माते हुए बोली, सीनियर आप बहुत विनम्र पर मरती हैं। आज सुबह हमारी कोई क्लास नहीं थी और दोपहर में बस एक कानून की क्लास है। और देखो मैं बहुत शरीफ स्टूडेंट हूँ, क्लास बंक नहीं करती। और हाँ, ये सीनियर जूनियर बुलाना बहुत फॉर्मल लगता है, आप मुझे शाओना बुलाओ ना। क्या मैं आपको गुआनी के बुला सकती हूँ? अब भाई, जब इतनी सुंदर लड़की ऐसी मासूम शक्ल बनाकर पूछे तो मना करने की हिम्मत कर हाँ कर दी। फिर उसने मौका देखकर सीधा चौका मारा और बोली, आज रात एक नई फिल्म रिलीज हो रही है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मैंने सोचा को वैसे भी कोई खास काम नहीं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। भाई साहब, ये सुनते ही वो तो पागल ही हो गई। खुशी के मारे कहने लगी, अगर मेरी सहेलियों को पता चला कि हैंडसम लड़का मेरे साथ मूवी देखने जा रहा है तो वो तो जलेंगी। देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, शाओना अभी मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगा, भूलना मत। इसके बाद मैं अपनी गाड़ी में गया, फोन को चार्जिंग पर लगाया और अपने पुराने प्रॉपर्टी डीलर ल्यूई को फोन मिलाया। इस बंदे ने पहले भी किराए का घर दिलाने में काफी मदद की थी। मैंने सीधे मुद्दे की बात की, वही भाई मैं गुआनी बोल रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास टॉमसन जैसी पॉश लोकेशन पर कोई फ्लैट बिका हुआ है? अब भाई ब्रोकर तो हैरान रह गया, कहने लगा, अरे गुआनी अचानक इतनी बड़ी जगह, क्या कहीं कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया है क्या? भाई देख, टॉमसन रिवेरा में 2 आलीशान फ्लैट तो हैं, पर उनका रेट सुनकर अच्छे अच्छों की पैंट के पैसा है ना। मैंने फोन पका, ओए छोटे आधे घंटे में वहां के गेट पर मिलते हैं। अब लुवेगुआनी, तू नशे में तो नहीं है? वहां एक फ्लैट की कीमत 100 करोड़ के पार है। भाई मजाक मत कर यार, मैं टेंशन तो ले, आज तेरी चांदी होने वाली है, बस तू पहुंच जा। फोन काटते मैंने अपनी चमचमाती जी वैगन निकल पड़ा। टॉमसन रिवेरा के गेट पर पहुंचते मेरे अंदर वाली फीलिंग ऐसी थी जैसे ऑस्कर जीतने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं भी इन रईसों का पड़ोसी बनने वाला था। वहां लियुई खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था और जैसे ही उसने मेरी भारी भरकम गाड़ी आ गई, कहने लगा, बेटा गुआनी तू तो बड़ा भारी छुपा रुस्तम निकला, इतनी महंगी गाड़ी, मतलब अब तक तू रेंट पर रहकर गरीबी का जो नाटक कर रहा था वो लाइफ का एक्सपीरियंस लेने के लिए था? क्या बात है भाई, तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला। वही मुझे लेकर फ्लैट के अंदर घुसा ही था कि देखा वहां पहले से ही एक सेल्समैन एक आंटी और अंकल को मक्खन लगा रहा था। हमें देखते हुए आंटी ऐसे मुंह बनाने लगी जैसे उन्होंने करेला चबा लिया और चिढ़ते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? क्या आपको हमारी रईसी पर शक है जो आपने इन टपोरी जैसे दिखने वाले लड़कों को भी हमारे साथ घर दिखाने बुला लिया? सेल्समैन चेन हाई फौरन उनके तलवे चाटने लगा और ल्यूवेई को घूर तो ठिकाने हैं, मेरा कस्टमर खराब करने के लिए तू इस कल के छोकरे को यहाँ ले आया? ल्यूवेई ने भी टशन में कहा, अबे ओए। चेन हाई ठहाका मारकर हंसा और बोला, अबे ओए तू तो बड़ा फेंक रहा है, इस लड़के को देख, इसके में कपड़े और जूता सब चांदनी चौक की फर्स्ट कॉपी लग रही है। तू किसी भी एरे गेरे को घर दिखाने ले आएगा क्या? उसकी ये फालतू की बकवास सुनकर मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने एकदम ठंडे और कातिलाना अंदाज में उसकी आंखों में ओपिनियन की दुकान, तुझे कैसे पता कि मैं इसे खरीद नहीं सकता? आज मैं यहाँ टाइम पास करने, बल्कि सच में घर खरीदने आया हूँ। उम्र छोटी है, इस टॉमसन रिवेरा वाले घर की कीमत क्या? जाओ पहले 20-30 साल गधों की तरह काम करो, तब जाकर शायद डाउन पेमेंट के पैसे जुड़ा था। जैसे उसने पूरी दुनिया अपनी जेब में रख रखी हो। और ये एजेंट चेन हाई भाई साहब, ये तो ऐसे दुम हिला रहा था जैसे इसको हड्डी दिखने वाली हो। आजकल के ये लौंडे बस फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर टशन मारने आते हैं, आपकी तरह रईस और क्लास वाले लोग थोड़े ही हैं। चेन हाई की चापलूसी नीचा दिखाने की आदत देखकर लियुई का खून खोल गया। उसने सीधे उंगली दिखाई और चिल्लाया, ओए चमचे, मेरे दोस्त के बारे में ही तोड़कर हाथ में दे दूंगा।
मैंने देखा कि लियू वेई का पारा 7वें आसमान पर है, तो मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने कहा, इन जैसे कल के नवाबों और उनके पालतू कुत्तों पर गुस्सा नहीं करते। इनकी बेइज्जती इनके मुंह पर करारा तमाचा पड़े। अब है जब इनके मुंह पर करारा तमाचा पड़े। मेरी ये बात सुनते ही वो अधेड़ और पा गया था, पर तमीज और खानदानी रईसी की कमी थी, इसलिए इन्हें नया नया अमीर या शो ऑफ कहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वो चिल्लाई, ओए ओछे लड़के, किसे बोला तूने नया अमीर? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी जी, असलियत कड़वी होती है ना। खैर, अगर मैं ये घर अभी के अभी खरीद लो, तुम्हें और तुम्हारे इस चमचे को, मुझे और मेरे दोस्त को झुककर माफी मांगनी होगी। औरत बोली, मंजूर, लेकिन अगर नहीं खरीद पाए तो जो हाल मैं तुम्हारा करूंगी वो सोते गज कंपनी को फोन घुमाया और सारा माजरा समझाया। थोड़ी ही देर में कंपनी मैनेजर सनमिंग अपने साथ अकाउंटेंट और घर के कागजात लेकर ऐसे कमरे में घुसा जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। आते ही मक्खन लगाना शुरू कर दिया, तो आप ये मिस्टर गांधी? भाई साहब, मैं कंपनी का मैनेजर सनमिंग हूँ, आपसे मिलकर मेरी तो लाइफ ही सेट हो गई। ये रहे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स, अगर सब ठीक लगे तो बस यहाँ अंगूठा, मेरा मतलब है, साइन कर दीजिए। सनमिंग ऐसे दांत निपोड़ रहा था जैसे उसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा सब चकाचक था, तो मैंने भी स्टाइल में अपना नाम लिख दिया। फिर मैंने सनमिंग से पूछा, हाँ तो सन मैनेजर, पेमेंट कैसे करनी है? ऑनलाइन ट्रांसफर करूं या कार्ड स्वाइप कर दूं? ये सुनते ही हस्बैंड वाइफ हुआंग और उसकी लुगाई पागलों की तरह हंसने लगे। हुआंग बोला, कार्ड स्वाइप करेगा? अबे मजाक चल रहा है क्या? इस घर की कीमत कम से कम 120 मिलियन है। मुझे तो शक है कि तेरे पास मेट्रो कार्ड के अलावा कोई और स्वाइप करने वाला। मैंने उनकी तरफ एक फ्रिज में रखी बासी रोटी को देख रहा हूँ। अपनी जेब से मैंने चमचमाता हुआ सुप्रीम ब्लैक कार्ड निकाला और बोला, तुम जैसे छोटे लोगों की ही दिक्कत है। कुएं के मेंढक बने रहते हो और आसमान नापने की बात करते हो। लो, सन मैनेजर से स्वाइप करो और इन दोनों को औकात दिखाओ। जैसे ही सनमिंग की नज़र उस कार्ड के करंट लगा दिया हो, उसने एक कार्ड पहले किसी बहुत बड़े रईस के पास देखा था। ये कोई मामूली प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं था, ये रईसी और पावर का असली सबूत था। सनमिंग के हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे थरथराहट वाला फोन हो। उसने अकाउंटेंट से अमाउंट भरवाया और कार्ड स्वाइप किया। पेमेंट सक्सेसफुल, आपने 120 मिलियन खर्च किया और रिवॉर्ड के तौर पर आपको मिले हैं पूरे 12 बिलियन का कैशबैक। पैसा सीधा मेरे उसी ब्लैक कार्ड में पहुंच गया। भाई साहब, इतना पैसा तो देखकर शायद मेरा ऑथर भी बेहोश हो जाए। सनमिंग ने कांपते हुए हाथों से मेरा ऑथर भी वापस किया और अब तो वो मेरे पैर धोने का तैयार था। बोला, मिस्टर गुआनी, बाकी सारी लिखा पढ़ी सरकारी काम की टेंशन आप हम पर छोड़ दीजिए। आपको तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। अगर आपको आधी रात को पिज्ज़ा भी मंगवाना हो तो बस मुझे कॉल कर दीजिएगा। आपके लिए काम करना मेरे लिए गर्व की बात है। वहां खड़े हुआंग यूवेई और उसकी लुगाई की तो जैसे सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई। शक्ल पर 12 बज रहे थे। हमने आज तक ऐसा कोई कार्ड पेमेंट एक झटके में कर दे। पक्का तुम सबने गैंग बनाकर हमें उल्लू बनाने की स्कीम सेट की। अब इससे पहले कि तुम अपना कीमती मुंह खोलते, साइड में खड़े सनमिंग का हर्ट हो गया। जुबान संभाल कोए, गुआनी सर के सामने चपड़ चपड़ करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सर ने बिल्कुल सही कहा था कि तुम नाली के मेंढक हो। तुम्हें पता भी है इस कार्ड की पावर। ये ग्लोबल बैंक का वो सुप्रीम ब्लैक कार्ड है जो पूरे चीन में सिर्फ 10 लोगों के पास है, और इसे पाने के लिए तुम जैसे लोगों को एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती, बल्कि कम से कम 10 अरब का कैश फ्लो चाहिए। कान खोलकर सुन लो, कैश फ्लो। ये कार्ड सिर्फ पैसा नहीं है, तुम्हारी 7 पुश्तों की औकात से बाहर का स्टेटस है। गुआनी सर अगर चाहे तुम्हें एक मामूली चींटी की तरह मसल कर रख दे, उस किसी को पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं वो सनमिंग की धार से डरे थे या तुम्हारी रईसी देखकर उनकी पेंट गीली हो गई थी। पर दोनों जमीन पर लेट गए और नाक रगड़कर रहम की भीख मांगने लगे। चलो फुटो यहाँ से, फालतू में मेरा फर्श गंदा मत करो। अब जब ये दोनों इतनी जल्दी कुत्ते की तरह दुम दबाकर अपनी औकात पर आ गए तो तुम्हारा इन्हें और ज्यादा टॉर्चर करने का मूड भी नहीं रहा। आखिर सनमिंग जैसे मैनेजर का साथ होना भी अपने आप में एक अलग ही स्वैग है। ये घर तो शहर के इतना धांसू है कि देखकर ही सुकून मिल जाए। हमारा ग्वानी भी एकदम संतुष्ट होकर सिर हिलाता है जैसे पूरा मोहल्ला खरीद लिया हो। एजेंट कहता है कि ग्वानी साहब जब सब सेट हो जाए तो बता देना, और फिर वो वहां से खिसक लेता है। अब ग्वानी अपने इस नए महल को देखते हुए सोच रहा है कि जब उसकी छोटी बहन लेने आएगी तो खुशी की मार हो जाएगी। वैसे भी अब उसकी ग्रेजुएशन वाली दावत का वक्त हो गया है, तो घर जाकर मम्मी पापा के साथ वक्त बिताना तो बनता है बॉस। घड़ी देखी तो पता चला कि ली सियोना की क्लास खत्म होने वाली है। बस फिर क्या, गाड़ी उठाई और पहुंच गया यूनिवर्सिटी के गे लगी। ग्वानी भैया, मैं टिकट्स ले ली हैं, चलो फिल्म देखने चलते हैं। सिनेमा हॉल पहुंचते ही जब श्याना टिक काउंटर की तरफ गई तो हमारा हीरो कुछ चबाने के लिए स्नैक काउंटर पहुंच गया। वहां खड़ी सेल्स वाली मैडम तो इसे देखते बोली, ओ हैंडसम, क्या दूं आपको? ग्वानी ने कहा, बस एक बड़ा वाला पॉपकॉर्न का टब दे दो। उस मैडम ने पॉपकॉर्न तो पूरा ठूस ठूस कर भर दिया, लेकिन साथ में आके मटकाते हुए कहने लगी, क्या तुम अकेले हो? मैं रात 9 बजे फ्री हो जाऊंगी, अगर बुरा ना हुआ तो साथ में कहीं चले। भाई साहब, ग्वानी मन सोचा, ए आंटी, घर में आईना नहीं है क्या जो मुझ पर लाइन मार रही हो? अब अगर सच बताता कि एक आंटी उसे परेशान कर रही है तो बड़ी बेइज्जती हो जाती है। इसलिए पॉपकॉर्न झपटा और वहां से 9-2-11 हो गया। सियाना के पास पहुंचकर उसने एक सफेद झूठ बोल दिया कि भाई फिल्म शुरू होने वाली थी इसलिए भाग कर आए। अब दोनों बैठकर एक भारी इमोशनल और रोने धोने वाली फिल्म देखने लगे। और जब फिल्म खत्म हुई, अब ये लिशावना तो धाड़े मार मार कर रो रही थी जैसे इसके हिस्से की बिरयानी किसी ने छीन ली हो। मेरे हाथ को तो उसने ऐसे जकड़ रखा था जैसे मैं डूब से चुप कराते हुए बोला, बस कर मेरी माँ, इतना रोएगी तो मोहल्ले में बाढ़ आ जाएगी। चल अब कुछ ठूस लेते हैं।
क्योंकि मेरे पेट के चूहे अब अंदर कुश्ती लड़ रहे हैं, कुछ खाएगी तभी तो अगले राउंड के रोने जाएगी। मेरी ये प्रैक्टिकल बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और मुझे स्ट्रेट मैन बोलने लगी, अब भाई भूख के आगे ये फालतू का रोमांस हमें समझ नहीं आता। हम पास के एक बढ़िया से बारबेक्यू जॉइंट में घुस गए और पेल कर खाना शुरू कर कहा, ये लोग हुआ ही भाई, मेरे हाथ का स्वाद चखो, हर किसी किस्मत में ही नहीं होता। मैंने जैसे ही उसे चखा, भाई कसम से स्वाद का धमाका हो गया। पर एक चीज़ अजीब थी, इसमें लहसुन ठूसा हुआ था। मैंने पूछा, नॉर्मली लड़कियां तो लहसुन से ऐसे भागती हैं जैसे उधार मांगने वाले से लोग, फिर तूने ये क्यों डाला? तो मैडम, अपने इंटरनेट पर पढ़ा है कि बिना लहसुन के मीट का मजा तो आधा रह जाता है, चाहे बाद में मुंह से कितनी गंदी बदबू क्यों ना आए। चलो, कम से कम बंदी का टेस्ट तो सॉलिड है। मजे से खाना खाते रहे और मैं बस एक अच्छे बच्चे की तरह सुनने की एक्टिंग करता रहा। फिर सावना तुखा मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ। जैसे ही मैं जाने के लिए खड़ा हुआ, उसने मुझे टोक दिया और अपने बैग में हाथ मार के मेरे हाथ में थमा दिया। अब मैं वहीं खड़ा होकर ये सोच रहा हूँ कि भाई वॉशरूम जाते वक्त टिश्यू पेपर देने का क्या मतलब बनता है? मैं तो बस, भाई साहब मोहतरमा मुझे टिश्यू पेपर क्यों थमा रहे हैं? अगले 3 सेकंड तक वहां ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने वीडियो पॉज कर दिया हो। जब दोनों को बात समझ आई तो हमारे हीरो गुआनी ने उस बेचारी लिशावना को देखा जो शर्म के मारे एकदम कचरे से। गुआनी ने टिश्यू पकड़ा और एक छोटा सा थैंक यू चिपका दी। अब शावना अपनी इज्जत बचाने के लिए कि ऐसी सफाई दाद देता है, कहने लगी, गुआनी भैया प्लीज कुछ गलत मत समझना। मुझे बस लगा कि हाथ धोने के बाद आपको इसका जैसे बस इसीलिए दिया, ज्यादा दिमाग मत लड़ाना। बेचारी का मन तो कर रहा था कि अभी जमीन फटे और वो उसमें समझे, वो मन ही मन सोच रही थी कि अगर उसके रूममेट्स को इस हरकत का पता चला तो वो मजाक उड़ा उड़ा कर उसका जीना हराम कर देंगे। कितनी बेइज्जती वाली बात है यार। खैर, गुआन ही उसकी इन बचकानी और मासूम बातों पर मुस्कुराया और सीधे वॉशरूम की तरफ निकल गया। उसे लगा कि ये जूनियर सच में हादसे वगैरह ठीक करने के बाद गुआनी सीधे काउंटर पर गया और बिल चुका दिया। लेकिन जैसे वो वापस लौटा, वहां का नजारा ही बदल चुका था। एक टिपिकल नखरेबाज और फैशनेबल लड़के बीच तगड़ी बहस चल रही थी। गुआनी तुरंत वहां पहुंचा और देखा कि शावना गुस्से में तो है। उसने पूछा, शावना क्या मामला है, क्या पंगा हो गया? शावना ने दुखी होकर जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर तो सिर चकरा जाए। मैडम है मुटोंग शावना की पुरानी स्कूल वाली से। असल में हाई स्कूल मुटोंग को झेंगवान नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था, पर किस्मत का लड़के ने शावना को प्रपोज कर दिया, जिसे शावना ने लात मार दी। फिर जब मुटोंग अपनी सेटिंग करने उस लड़के के पास गई तो उसने मुटोंग को लगा कि ये उसकी खानदानी तौहीन है और तब से वो शावना को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आज भी इत्तेफाक से मिल गई तो अपनी पुरानी खुन्नस निकालने आ गई। पूरी बात सुनने के बाद गुआनी ने, मुटोंग कैसे लड़की दिखने में तो ठीक ठाक थी पर इसके दिमाग का सर्किट ही हिला हुआ था। तभी मुटोंग ने अपनी जहरीली जुबान खोली और बोली, ओली शावना तो ये किसी एंगल से खास नहीं लग रहा, मेरे बुयान भैया के सामने तो ये धूल के बराबर भी नहीं है। देखो यार, ये मुटोंग नाम की आंटी का ड्रामा तो खत्म ही नहीं होता। ये कहती है कि बुयान भैया न सिर्फ हैंडसम बल्कि पूरे जिंक्सी ग्रुप के इकलौते वारिसम है, कि तुम्हारी पसंद पहले भी कचरा थी और आज भी रद्दी है। अब अपनी बेइज्जती तो बंदा सह ले लेकिन अपनी बंदी की बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा उल्टा है। ली शावना को खबरदार, जो मेरे गुआनी भाई के बारे में एक शब्द भी बोला वो दुनिया में सबसे बेस्ट है और उनके सामने कोई टिकता भी नहीं है। अब ये सुनकर मुटोंग को तो जैसे मिर्गी की दौड़ पड़ने लग, बोली, ओह बड़ा प्यार उमड़ रहा है। ली शावना, ये भोली शक्ल और मासूमियत का नाटक करते करते थकती नहीं क्या तुम? वो डायलॉग है ना, कमीनी लोग अक्सर नखरीले होते हैं, बस वही हाल है तुम्हारा। शावना से माफी मांग ले वरना बाद में पछताएगी। पर ये लड़की तो पागल हो चुकी थी। मैं और माफी इस दो कौड़ी के लिए शावना से। तुम दोनों जैसे कुत्ते कुतिया एक साथ ही अच्छे लगते हो, एकदम परफेक्ट जोड़ी है। मुटोंग के अंदर की जलन अब ज्वालामुखी गाल पर गूंज उठा। मुटोंग का तो जैसे सिस्टम ही हैंग हो गया। वो अपना गाल पकड़कर ऐसे देख रही थी जैसे उसने भूत देख लिया हो। ली शावना, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा? होश आते ही वो पागलों की तरह शावना पर झपटी और चिल्लाने लगी, आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? सच कहूं तो मैं भी 2 मिनट के लिए सन्न रह निकली। जैसे वो मुटोंग शावना की तरफ बढ़ी, मैंने तुरंत ढाल बनकर उसे अपने पीछे छुपा लिया। खैर शुक्र है कि तभी मॉल के सिक्योरिटी वाले वहां पहुंच गए और इन सबको खींचकर अलग किया। और शावना की आंखों में मेरे लिए एक अजीब सी शर्मिंदगी थी। मैंने उसे अपनी नजरों से इशारा किया कि चिल मार, सब ठीक है। मुटोंग समझ गई कि अब सिक्योरिटी के सामने वो अपना बदला नहीं ले पाएगी, तो बस एक फिल्दुम दबाकर वहां से रफू चक्कर हो गई। शावना बेचारी अभी भी अपना सिर झुकाए मेरे पीछे पीछे गाड़ी तक आई। उसे लग रहा था कि आज उसने मेरा इंप्रेशन खराब कर दिया है। बेचारी लिशावना को लग रहा था कि उसने अपना सारा इंप्रेशन गुड़ गोबर कर दिया है और अब हमारा हीरो उसे घास भी नहीं डालेगा। वो बेचारी अपनी शक्लकार की सीट के नीचे ऐसे घुसा रही थी जैसे पड़ोस वाले शर्मा जी को ये शेरनी बनी घूम रही थी और एकदम भीगी बिल्ली बन गई। क्या बात है भाई, इन लड़कियों का स्वैग भी मेरी समझ से बाहर है। वो धीरे से फुसफुसाई, गुआनी भैया क्या मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था? पर यार मेरा टेम्परेचर हाई हो गया था। वो मेरे बारे में कुछ भी बकवास करता तो नोवे ब्रो, मेरे लिए तो आप ही इस दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हो। वो आगे बोली, शायद आज के बाद आप मुझसे बात भी ना करो। पहली मुलाकात में ही मेरा दिल धक धक करने लगा था, तभी प्रपोज मार देती, पर फिर पता चला कि आपकी तो पह धक करने लगा था। तो बस मैं पीछे हट गई और दूर से ही आपको चुपचाप ताकती रही, जैसे मैं मार्वल की किसी नई फिल्म के ट्रेलर का इंतजार कब हो गया है। तो भाई मेरी तो जैसे लॉटरी ही लग गई। मैं बस बहाने ढूंढने लगी आपके पास आने के ताकि आपको रहता फैला है उसके लिए। सॉरी, इतना बोलकर ली शावना गाड़ी से उतरने लगी।
जैसे किसी फ्लॉप फिल्म का इमोशनल क्लाइमैक्स चल रहा हो। पर हमारा गुआन ये भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। भाई को सब झट से हाथी जान के दिल में क्या खिचड़ी पक रही है। उसने कहा, अरे ओ मैडम, मेरा जवाब सुने बिना ही पतली गली से निकल रही हो क्या? बेचारी शाओना वापस सीट पर बैठ गई। चेहरा ऐसा बना रखा था जैसे एग्जाम का रिजल्ट आने वाला और फेल होने का पूरा डर हो। गुआनी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर एकदम हीरो स्टाइल में का बोला, देखो कि तुम मुझ पर लट्टू हो, पर ये प्रपोज करने का काम मेरा है। शाओना, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? भाई साहब, इस मोमेंट पर तो जैसे टाइम ही फ्रीज हो गया। शाओना को ऐसी मीठी गुदगुदी हुई जो उसने पहले कभी फील नहीं की थी। वो एकदम प्यार भरी नजर, वापस स्कूल छोड़ दो बस भाई, अब से ये तगड़ा हैंडसम मुंडा सिर्फ और सिर्फ उसका था। कुछ ही देर में तुम लोग वापस मोदी यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हो और हाथ में हाथ डाल कैंपस की गलियों में ऐसे टहल रहे हो जैसे पूरी दुनिया को जलानी हो। चांदनी रात है, चारों तरफ सन्नाटा है और ली शियोना तुम्हारा हाथ पकड़कर ऐसे घूम रही है जैसे पिछले 2 साल का सारा कोटा आज ही पूरा करना चाहती हो। तभी वहां ऐसा झटका लगा जैसे उसका बिजली का बिल आ गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे पता था कि शियोना को तुम पर क्रश है, लेकिन इतनी जल्दी सेटलमेंट भाई, इसे कहते हैं असली जादू। शीनान अपनी आंखें बंद कर करके नाटक करने लगती है और मजे लेते हुए बोलती है, मैं तो अंधी हूँ, तुम दोनों हाथ पकड़कर जो रोमांस लड़ा रहे हो मैंने बिल्कुल नहीं देखा। शियोना बेचारी शर्मा के लाल पीली हो गई और चिल्लाती है, शीनान तुम बहुत बुरी हो। वो तुम्हारा हाथ छोड़कर उसे पीटने दौड़ती है और दोनों में कुश्ती शुरू हो जाती है। तभी पास में लीगे का सुपरमार्केट दिखता है। तुम कहते हो, चलो लड़कियों अब लड़ना बंद करो और कुछ खाने पीने का माल उठा लेते हैं। तुम्हारी बात संस्कृति तुम पूछते हो और लीगे भाई क्या काम धंधा चल रहा है? आपके भतीजे की तबीयत कैसी है? अब लीगे जैसे तुम्हें दो दो सुंदरी के साथ देखता है उसकी आंखों में 14 की लाइट जल जाती है। वो खुशी से कहता है, अरे मेरा भतीजा तो अब चकाचक है, लेकिन भाई तो इसमें से तेरी वाली कौन सी है? तुम अपनी छाती चौड़ी करके लिए शियाना की तरफ इशारा करते हो और कहते हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है शियाना, और ये जो बगल में ये इसकी रूममेट शीनान है। फिर तुम अपनी असली फितरत पर आते कहते हो, ली आज तो मैं अपने खास दोस्तों के साथ आया हूँ, थोड़ा तगड़ा डिस्काउंट दे देना। अबे वो शातिर खिलाड़ी, मैंने तुझे कब डिस्काउंट नहीं दिए जाते? अपनी बंदी को जो पसंद आए दिलवा दे। तुम दोनों लड़की भी ले लो। देखते देखते पूरी शॉपिंग ट्रॉली स्नैक्स से भर जाती है जैसे कल से दुनिया खत्म होने वाली हो। ली उस भरी हुई ट्रॉली को बस देखता ही रह जाता है। भाई साहब, दुकान ही खरीद ली क्या? अपनी बंदी के लिए तो बड़े दरिया दिल बन रहे। ली भाई ने चुटकी लेते हुए कहा, अब देखो यार, मुझे नहीं पता था कि शाओना को क्या पसंद, तो मैंने सोचा कुछ उठा लेता हूँ। ऊपर से उसके कमरे में 4 लड़कियां रहती हैं, कम पड़ता तो मेरी बेइज्जती उतना। जैसे ही हॉस्टल के गेट पर पहुंचे, मेरा दोस्त बड़ा समझदार निकला। उसने झोले लप के और फौरन ऊपर भागा कि हमें थोड़ा रोमांस करने का मौका मिल सके। क्या बात है, ऐसे विंगमैन भगवान सबको दे। शाओना ने बड़ी मासूमियत सा कर बोली, गुआनई भैया थैंक यू, आज मैं बहुत खुश हूँ और आपकी बाहें उफ बड़ी गर्म और सुकून देने वाली हैं। उसकी पीठ देखते हुए मैं भी मन मन मुस्कुराने लगा। भाई साहब, इसे कहते हैं असली वाला प्यार। वो ल्यू रुयान के साथ जो चल रहा था, उसे तो प्यार कहना भी प्यार की तौहीन होगी। तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन टपका। मुझे लगा शाओना होगी, पर ये तो मेरी छोटी बहन येलिन का मैसेज था। भैया कब वापस आओगे? शक्ल दिखाए हुए जमाना हो गया। इधर घर में मम्मी पापा इतना रोमांस झाड़ रहे हैं, बेचारा मेरा जैसा सिंगल कुत्ता ये सब कैसे सहे? मैंने हंसते हुए टाइप, छोटी तेरे फंक्शन से पहले पहुंच जाऊंगा और उन दोनों को इग्नोर करके। मैं भी इसी दौर से गुजरा हूँ, बेचारे बुड्ढे खुश हैं तो रहने दे। मैंने जैसे ही उठाया वो बोला, गुआनी सर, इतनी रात को आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कल वैसे मेरे पास कोई खास उखाड़ने को काम नहीं था, तो मैंने हाँ बोल दिया और टाइम फिक्स करके फ़ोन काट दिया। अगले दिन मैं सुबह सुबह अपनी नींद से जागा और खिड़की के पर्दे हटाकर बाहर उन बेचारे मजदूरों को देखने लगा जो अपनी जिन देख कर मुझे अपनी पुरानी लाइफ की याद आ गई, जब मैं भी इन्हीं की तरह एक लूजर था। पर जब से ये सिस्टम बाबू मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरी तो किस्मत ही चमक गई है। भाई साहब, पुरानी दुनिया की वो कहावत एकदम सच है कि अगर जेब में पैसा हो तो दुनिया की 99% टेंशन अपने आप खत्म हो जाती है। खैर, मैंने टाइम देखा और नीचे निकल गया क्योंकि आज मुझे शेन फैमिली के बड़े बाप से मिलना था। गेट पर पहुंचते ही वो चमचा सुनमिंग कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ आया और मेरे लिए कार का गेट खोला। बड़े मक्खन लगाते हुए बोला, गुआनी सर आप आ गए, जरा रुकिए, मैं अभी शेन साहब को फोन लगाता हूँ। सुनमिंग के पीछे पीछे मैं क्लाउड विला के बंगला नंबर 6 के सामने पहुंच गया। उसने घंटी बजाई और निसालिशान महल का मालिक, मुझे इतना जवान देखकर तो भाई के तोते उड़ गए। उसे पता था कि इस बंगले की कीमत 1100 करोड़ से ऊपर है, तो उसने मन ही मन सोच लिया कि ये गुआनी कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। फिर उसने अपनी शक्ल ठीक की और बोला, तो आप ही गुआनी सर हैं? मैंने, आपने तो कम उम्र में ही झंडे गाड़ दिए हैं। मैंने भी थोड़ा भाव खाते हुए कहा, शेन साहब आप किसी खानदान का हेड है तो कम से कम 50 साल का कोई खुष्ट बुड्ढा होगा, पर ये तो मुश्किल से 30-32 साल का लग रहा है। वो हमें अंदर ले गया और चाय पिलाने के बाद सीधे काम की बात पर आ गया। उसने कहा, गुआनी सर, सुनमिंग ने बताया विला खरीदना चाहते हैं, तो क्या आपके पास? भाई ये युंदन विला कोई ऐरा गहरा बंगला नहीं है, ये पूरे शहर की सबसे प्रीमियम चीज है। तब इसकी कीमत 80 करोड़ थी, पर आज के टाइम में जमीन के भाव आसमान छू रहे हैं। सेन अंकल थोड़े इमोशनल होकर बोले, देखो गुआनी बाबू, अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मैं पुराने रेट यानी 80 करोड़ में ही तुम्हें दे दूंगा। अब भाई पता है कि अगर उसने कम पैसे दिए तो सिस्टम से मिलने वाला कैशबैक भी कम हो जाएगा, और भाई पैसे का मामला तो गुआनी किसी के बाप की नहीं सुनता। उसने तुरंत स्टाइल में दांव खेला और बोला, शेन अंकल, मैं मजबूरी का फायदा उठाने वालों में पक्का समझो।
फिर क्या था, ग्वानी ने शेन का अकाउंट नंबर लिया और खटाक से 100 करोड़ ट्रांसफर कर दी बजी। मुबारक हो लाडले, 100 करोड़ उड़ाने की खुशी में तुम्हें पूरे 10,000 करोड़ का कैशबैक मिला है, जो तुम्हारे वीआईपी ब्लैक कार्ड में डाल दिया गया है। ग्वानी ने जब अपने बैंक बैलेंस में जीरो की लंबी लाइन देखी तो भाई साहब उसकी अपनी आंखें फटी रह गई। पर इतना सारा कैश सीधा बैंक अकाउंट में, भाई ये तो अलग ही लेवल की पावर है। उधर से इनकी हालत पतली हो गई जब उसने मोबाइल पर मैसेज देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ, और इतना बड़ा अमाउंट एक बार में ट्रांसफर। उसे समझ आए कि ये ग्वानी कोई मामूली छोरा नहीं है, इसके पीछे बहुत तगड़ी सेटिंग है। तो उसने सोचा कि क्यों ना बहती गंगा में हाथ धोया जाए और सिस्टम की और खाल उधेड़ी जाए। उसको कुछ अपनी प्रॉपर्टी भी बनानी थी। तो उसने सीधे शेन से पूछ लिया, शेन अंकल, मैंने सुना है आपके धंधे में आजकल काफ़ी लोचा चल रहा है, ज़रा मुझे भी बताओ, क्या पता मैं इस मुसीबत में आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। शेन अब ग्वानी को अपना सगा छोटा भाई बोला, ग्वानी भाई अब तुमसे क्या छुपाना, बात बहुत पुरानी और लंबी है। कुछ साल पहले तक हमारा बिजनेस एकदम मक्खन जैसा चल रहा था और हमारी कंपनी 5,000 करोड़ की वैल्यू तक पहुंच गई थी। और सच कहूँ तो इस सारी कामयाबी का असली क्रेडिट मेरी बहन को जाता है। उसकी बहन का बिजनेस सेंस एकदम नेक्स्ट लेवल था भाई। सिर्फ 2 साल के अंदर उसने कंपनी की वैल्यू को डबल कर दिया था। अब जहाँ इतना पैसा और टैलेंट हो वहाँ विलेन की नज़र उस पर पड़ गई। उन्होंने अपने उस आवारा और जाहिल बेटे फेंग जिपिंग के लिए शादी का ऑफर भेजा, पर मेरे पापा भी स्वाभिमानी थे, उन्होंने मुंह पर मना कर दिया। जब मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मेरी शेरनी बहन ने सीधा उसके निचले इलाके पर ऐसी लात रसीद की कि बेचारा अब कभी गुड न्यूज़ देने लायक ही नहीं बचा। फिर क्या था, फेंग परिवार तो पागल से ऐसी कर दी और इसी टेंशन में बेचारे पापा को हार्ट अटैक आ गया और वो हमें छोड़कर चले गए। यानी अब शेन परिवार और फेंग पर अटैक आ गया और वो हमें छोड़कर चलेगी। शेन हावरान ने मुझसे बड़ी ईमानदारी से कहा कि अगर मैं उनकी मदद करूंगा तो फेंग खानदान मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा और मुझे सोच समझ कर रिस्क लेना चाहिए। अब सिस्टम होने के बाद भी अगर इन छोटे मोटे गुंडों से डरूंगा तो फिर लानत है मुझ पर मेरे सिस्टम। मैंने सीधा कह दिया, शेन भाई मैं आपकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ, बस ये बताओ कि कितने माल की जरूरत है। हौरान की तो जैसे मरी उम्मीदें जाग उठी, उसे यकीन मत से मंगा लेने की हिम्मत करेगा। उसने बताया कि अभी कंपनी की वैल्यू 350 बिलियन है। अगर मैं 100 बिलियन इन्वेस्ट करता हूँ तो वो मुझे 5% की हिस्सेदारी दे देगा। अपने लग्जरी विला में बैठकर मैंने कागजों पर साइन मारे और बिना किसी देरी के पूरे 100 बिलियन उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। गवानी भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तू फिक्र मत कर, मैं तेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। अब 10 अरब हुआशियां नोट पानी की तरह बहा दिए, 10 अरब हुआशियां नोट पानी की तरह बहा दी कि कोई कैशबैक वापस क्यों नहीं आया, तुमने चिढ़कर पूरे सिस्टम ये पैसा वापस क्यों नहीं आ रहा। सिस्टम बड़े प्यार से बोला, देखो मालिक ये इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं, और इन्वेस्टमेंट पर कैशबैक नहीं मिलता। अबे वो ये बात तो पहले नहीं बता सकता था क्या, तुमने उसे झाड़ा। तो सिस्टम ने भी टस साला बिल्कुल अपने बाप पर गया। तुमने हार मानकर पूछा, अच्छा ये बता ये इन्वेस्टमेंट खर्चे में कब गिना जाएगा। सिस्टम बोला, जब तुम्हारा टोटल कैशबैक 10 सिस्टम अपग्रेड होगा उसके बाद तुम्हारा हर एक पैसा खर्चे में गिना जाएगा और उस पर तगड़ा कैशबैक मिलेगा। साथ ही अब रिवॉर्ड पॉइंट्स का धंधा भी शुरू हो रहा है। हर 10 करोड़ उड़ाने पर 1 पॉइंट मिलेगा और पॉइंट्स वाला वीआईपी शोरूम भी खुल जाएगा। बस मेहनत करते रहो और फोन निकाल कर शंघाई से बीजिंग की फ्लाइट चेक करने लगे। सोचा कि चलो कल सुबह 10 बजे की फर्स्ट क्लास टिकट बुक कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। तो उनसे मिलने की एक्साइटमेंट तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रही थी। पर भाई खाली हाथ घर जाना मतलब फ्लाइंग चप्पल को दावत देना है। तो तुमने सोचा पहले कुछ बढ़िया से गिफ्ट्स ले लिए जाएं। तुम अपनी पुरानी जानी पहचानी पाटेक फिलिप की दुकान पर पहुंच गए। वहां की सेल्स गर्ल में चिंग चिंग तुम्हें ऐसे चेकने लगी जैसे उसको खजाना मिल गया हो। भाई तुम्हारा इंप्रेशन ही इतना तगड़ा था कि वो तुम्हें भूल ही नहीं पाई। आखिर पिछली बार तुमने झटके में 70 लाख की घड़ी जो खरीदी थी, ऊपर से तुम इतने हैंडसम मुंडे हो कि वो मन ही मन सोच तो मजा आ जाए। उसने एक कातिल मुस्कुराहट के साथ कहा, नमस्ते सर, मैं चिंग चिंग, आपका फिर से स्वागत। तुम्हें भी उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लगी। शायद पिछली बार इसी ने तुम्हें लूटने में मदद की थी। तुम सीधा उसके पास गए और बोले, एक मिडिल एज आदमी के लिए और एक जवान लड़की के लिए। चिंग चिंग ने अपनी खोपड़ी चलाई और तुम्हें काउंटर की तरफ ले गई। सेल्स गर्ल चेकते हुए कहती है, सर ये पार्टेक फिल्प वाली घड़ी आपके स्टेज के लिए एकदम परफेक्ट है। डिजाइन एकदम धांसू और लो की है, मतलब सादगी में भी अमीरी झलक रही है, ऊपर से वाटरप्रूफ और झटके सहने वाली मजबूती भी है। हमारे हीरो ने बिना पलक झपकाए बोल दिया, डन, ये वाली तो मैं ले रहा हूँ। अब जरा लड़कियों के लिए भी कोई बढ़िया सी घड़ी जाती है और डांसिंग यूथ नाम का एक मॉडल दिखाती है जो खास तौर पर यंग लड़कियों के लिए बनाया गया है। पिंक कलर का लुक है जो जवानी का जोश दिखा रहा है और पाटेक फिलिप का नाम ही को गौर से देखता है। अब हमारा हीरो इस डांसिंग यूथ को गौर से देखता है और मन ही मन सो अचानकली श्यावना की याद आती है। भाई को याद आया कि उसने बेचारी को अब तक कोई गिफ्ट नहीं दिया है, तो अब हीरो वाला स्वैग दिखाते हुए वो कहता है, मुझे ये बहुत पसंद आई, पैक कर दो भाई साहब, मतलब पैसा है तो कुछ भी। एक साथ दो दो लड़कियों को खुश करने का टैलेंट तो कोई इनसे सीखे। सेल्स गर्ल मो किंग किंग ने फटाफट 3 गिफ्ट बॉक्स तैयार किए। लड़के वाली घड़ी नीले बॉक्स में और लड़कियों वाली दोनों पिंक बॉक्स में। भाई ने अपना कार्ड स्वाइप जाते हुए ऐसे देख रही थी जैसे उसने साक्षात कुबेर के दर्शन कर लिए हों। उसकी सहेली ने चुटकी लेते हुए कहा,
ऐसे अमीर शहजादे हम जैसी मामूली लड़कियों को घास नहीं डालते। किंग धीरे से बुदबुदाई, मैं तो बस ये सोच रही थी कि काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता है। उस कातिल चेहरे और भारी जेब को तो वहां से निकल कर हीरो अब भी शॉपिंग मोड में था। उसने सोचा कि खुद के लिए और खास सहेलियों के लिए तो ले लिया है, अब मम्मी के लिए भी कुछ बढ़िया सा ले दिखाई दिया। भाई बिना टाइम वेस्ट किए सीधे दुकान के अंदर घुस गया और वहां भी वही रटा रटा डायलॉग सुनने को मिला। द फू ज्वेलरी में आपका स्वागत है। जैसे ही मैंने दुकान के अंदर कदम रखा, सेल्स वाली लड़की ऐसे चहकते हुए मेरे पास आई जैसे मैं उसकी खोई हुई लॉटरी का टिकट हूँ। वो बोली, सर बताइए, खुद आराम से देख लीजिए। अब सच कहूँ तो मैं पहली बार ऐसी तड़कती भड़कती ज्वेलरी शॉप में आया था। तो मेरा हाल वही था जो मैथ्स के पेपर में मेरा होता है, बिल्कुल डब्बा गोल। मैंने भी अपनी नवाबी झाड़ते हुए कह दिया, एक कड़क सा एमरल्ड यानी पन्ने का ब्रेसलेट चाहिए। तो जरा मुझे बेस्ट वाले दिखा दो। जहाँ इतने सारे ब्रेसलेट सजे थे कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे कंफ्यूज देखकर सेल्स वाले ने अपना ज्ञान पेलना शुरू किया और एक चमकता हुआ ब्रेसलेट दिखाते हुए बोली, सर ये वाला देखिए, इसे जेंग यांग ग्रीन कहते हैं। ये मिडिल एज औरतों पर बहुत जचता है। अब मैंने गौर किया कि यहाँ हर चीज की कीमत ज़ारों शुरू होकर लाखों तक जा रही थी। अगर मैंने अपने डैड को 35 लाख का ब्रेसलेट दिलाया है और अपनी प्यारी मम्मी को ये 2-4 कौड़ी के लाख वाले आइटम पकड़ा दिए, तो घर में जो चप्पल परेड होगी ना, उसे सोचकर ही मेरी रूह काम गई। को बीच में टोकते हुए कहा, मैडम ये सस्ते नशों वाली चीजें साइड रखो, मुझे कोई ऐसी चीज दी टॉप और कीमत कम से कम 35 लाख के ऊपर। ये सुनते ही सेल्स वाली की तो जैसे लॉटरी लग गई और थोड़ी देर बाद दोनों एक शाई बॉक्स को ऐसे पकड़ कर लाए जैसे उसके अंदर कोहिनूर हीरा हो। वो बोले, सर ये रहा वो आइस टाइप एमरल्ड ब्रेसलेट जो आपकी डिमांड पर खरा उतरेगा। अभी मैं उसे देख ही रहा था कि अचानक एक चर थी कि भगवान भी कंफ्यूज हो जाएं। उस आंटी ने बिना कुछ सोचे समझे ब्रेसलेट झपट लिया और अपने हाथ में ठूसने लगी। सेल्स वाली चिल्लाई, अरे ओ मैडम, ये ब्रेसलेट तो ये सर देख रहे थे। पर आंटी का एटीट्यूड तो 7वें आसमान पर था। वो तेवर दिखाते हुए बोली, तो क्या हुआ, इसने अभी तक पैसे थोड़ी दिए हैं। अब ये मेरे अभी तक मतलब ये मेरा है। बताओ कितने। एक 20 साल का लड़का जो शकल से उनका चमचा और उम्र में उनका बेटा लग रहा था, बड़े प्यार से बोला, बेबी सच में तुम जैसी हसीन परी के लिए बना है वो लड़का जिसका चेहरा। एक स्मार्ट सा दिखने वाला बंदा बड़ी चापलूसी से उस आंटी को भी बुला रहा था। भाई ये सुनकर ही मैं अंदर से वैसी वाली फीलिंग आने लगी जैसे किसी ने गलती से करेले का जूस पिला दिया हूं मैं। साफ दिख रहा था कि ये बंदा इस शुगर मम्मी का पालतू टॉमस आंटी को देखकर ही मेरा मन भर गया था। अब उनकी छुई हुई चीज लेकर के अपनी किस्मत खराब करनी थी। लेकिन रुको, अभी तो और भी गंदा वाला सरप्राइज बागी कहती है, ए छोटे तू तो बड़ा समझदार निकला, मेरे साथ चला क्या, बस तेरा स्टेमिना जबरदस्त होना चाहिए, फिर देख 1 साल में चमचमाती गाड़ी और 5 साल में बंगला होगा तेरा। भाई कसम से मेरा तो वही कचरा डब्बे के पास जाकर पेट खाली करने का मन हो गया। मैंने सीधा उंगली दिखाकर बोल दिया, मोटी आंटी आईना देखा है कभी? बिल्कुल हथिनी शक्ल देखकर ही मेरा दम घुट रहा है। चलो फुटो यहाँ से। अब देखो, इन कहानियों का एक ही लॉजिक है, विलेन को कुछ भी बोल दो पर उसे मोटा मत बोलना। वो आंटी सांड की तरह मेरी तरफ झपटी पर तुम्हारा मैडम सीधा जाकर दीवार से टकरा गई। धप, वो उसका चमचा तुरंत दौड़ कर आया और ओवर एक्टिंग शुरू कर दी। बेबी आपको ज्यादा तो नहीं लगी? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, दिखाओ कहीं चोट तो नहीं आई? आंटी ने उल्टा उसे खींचकर रसीद कर दिया और चिल्लाई, अबे हुए मेरी चिंता छोड़ और उसे पाए। पर मैंने बस एक लात कर दी, उसकी माँ भी उसे न पहचान पाए। वो बंदा हीरो बनकर मेरे पास आया। अब आंटी की भी हवा निकल गई और वो भीगी बिल्ली बन गई। बोली, बेटा आज तो बच गया, लेकिन याद रखना एक दिन तो मेरे हत्थे जरूर चढ़ेगा। चलो यहाँ से। जैसे ही वो दोनों पतली गली पकने वाली दुकान का मैनेजर सामने आकर खड़ा हो गया, बोला, मैडम तो पैसे भी दे, 2 कार्ड से पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन ट्रांसफर। सुनते ही आंटी के होश उड़ गए। बोली, क्या इतना महंगा? मैनेजर ने एक एक करके जैसे ही सेल्स वाले गिद्धों की तरह झपटे उस गोलू आंटी की सारी हैक स्वाइप की क्या और दुम दबाकर वहां से ऐसे कल्टी मारी जैसे पीछे पुलिस पड़ी हो। अब बड़ी थे हमारे हीरो की तुमने स्टोर में आंखों में आंखें डाल के पूछा, बॉस कैसे भी कड़क और हाई लेवल का माल है तुम्हारे पास? मैनेजर ने 2 सेकंड के लिए अपना भेजा दौड़ाया और बोला, सर माल तो एकदम वो मेन अड्डे पर है। एक शाही हरा एम्पेयर ग्रीन कंगन है जिसकी कीमत पूरे 100 करोड़ है। पर सर बुरा मत मानना, इसे मंगाने से पहले आपकी जेब का वजन, मेरा मतलब है बैंक बैलेंस चेक करना पड़ेगा। तुमने भी बिना किसी नखरे के उसके मुंह पर मार दिया। भाई साहब बैलेंस की वो लंबी लाइन देखते ही मैनेजर को जैसे फेफड़े गले में आ गए। उसने तुरंत तुम्हें वीआईपी रूम में बिठाया, ऐसी खातिरदारी शुरू की जैसे तुम उसके सगे जीजा हो। 2.5 घंटे बाद सिक्योरिटी की एक पूरी पलटन एक चमचमाते बॉक्स के साथ वहां पहुंची जैसे किसी टॉप सीक्रेट हथियार की डिलीवरी हो रही हो। शंघाई का बड़ा मैनेजर झूमिंग जी खुद भागा चलाया और बोला, ये रहा आपका कांच जैसा पारदर्शी पर ग्रीन कंगन, जरा इसकी फिनिशिंग तो देखिए। कंगन क्या था साला, कुदरत का करिश्मा था, इतना हरा और चमक ऐसी कि अंधे को भी दिल देव जाते। तुमने तुरंत डील पक्की की और उसे लपक लिया। गाड़ी में वापस तुमने सारे महंगे गिफ्ट्स को ऐसे होके गहने हो बस एक प्यारा सा गुलाबी गिफ्ट बॉक्स बगल वाली सीट पर छोड़ा और गाड़ी के एक्सीलेटर पर पैर रख के सीधे शंघाई यूनिवर्सिटी की तरफ निकल पड़े और सुजो पहुंच गए।
तुमने ली शावना को एक मैसेज चिपकाया और कुछ ही देर में मोहतरमा ओझा में लैंड हो गई। इसके बाद तुम दोनों हाथ में हाथ डाले कैंपस से टहलने लगे जैसे पूरा कॉलेज तुम्हारे बाप का और तुम इस सुकून के पलों को एंजॉय कर रहे थे। तुमने धीरे से कहा, शावना कल सुबह की फ्लाइट से मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना है। ये सुनते ही उसका चेहरा ऐसे उतरा जैसे किसी ने उसका नेट खत्म कर दिया। वह लाड़ में बोली, क्या फिर तो कई दिनों तक तुम्हारी शक्ल नहीं की, घर जाकर मुझे याद करना और खबरदार जो मेरा मैसेज इग्नोर किया तो। तुमने उसके सिर पर हाथ फेरा। भाई किसी के लिए इतना जरूरी होना भी अलग ही नशा है। अरे मेरी क्यूटी पाई, तुम्हारा मैसेज इग्नोर करने की हिम्मत मुझ में कहाँ। तुम इतनी प्यारी हो कि तुम्हें याद करना ही कम पड़ जाएगा। वक्त पंख लगाकर उड़ गया। डिनर निपटाने के बाद श्यावना की भारी डिमांड पर तुम्हें और तुम भी सीधे घर आकर सो गए। अब क्या करें, सुबह की फ्लाइट पकड़नी थी, वरना तो तुम जानते ही हो रात में कुछ और ही एक्शन चल रहा होता। खैर अगली सुबह तुम जल्दी उठे, अपना बोरिया बिस्तर समेटा और गाड़ी भगाते हुए स्पोर्ट पहुंचे। 2.5 घंटे की उड़ान के बाद प्लेन सुरक्षित तरीके से राजधानी के एयरपोर्ट लैंड हो गया। अपने दिल की धड़कनों का कंट्रोल करते हुए पहुंचकर कट चले। अंदर से आवाज आई, कौन है भाई, इस भरी दोपहरी में किसका काम अटक गया। जैसे ही दरवाजा खुला, मम्मी तुम्हें सामने खड़ा देख एकदम लंचू बन गई। जब उन्हें होजा खुला, मम्मी तुम्हें सामने खड़ा देख एकदम स्टैचू बन गई। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने लपक कर तुम्हारी शुरू की, ओए नालायक, आने से पहले एक फोन नहीं कर सकता था। ज्यादा पंख निकल आए हैं क्या तेरे, अभी तक कुछ खाया या नहीं। चल बैठ, मैंने अभी अंडे वाले नूडल्स बनाए हैं, तो तब तक हमें देखो और क्या क्या तामझाम कर सकती हूँ। तुमने मम्मी का हाथ पकड़ इमोशनल होते हुए कहा, अरे ओ मेरी प्यारी माता श्री, कोई बरसों हो गए आपके हाथ के ये अंडे वाले नूडल्स खाए, बस यही दे दो, मेरे लिए ही जन्नत है। चलो ठीक है, रात को क्या खाएगा, तेरी बहन एलिन तो पागल ही हो जाएगी तुझे देखकर। रोज मेरा दिमाग चाटती रहती कि भाई कब आएगा। मम्मी बोल तो गुस्से में रही थी, पर चेहरे पर वही मम्मी वाली स्माइल थी। तेरा बेटा अब मालदार हो गया है। अब मम्मी बेचारी कंफ्यूज हो गई, अरे तू तो इंटर्नशिप कर रहा था ना, इतना पैसा कहाँ से आया। अब इन्हें कौन समझाए कि इनका बेटा सिस्टम फाड़ चुका है। मैंने बहाना मार दिया, वो कुछ बिटकॉइन पड़े थे, बस वही बेच दिए। मम्मी को क्या पता थोड़े बहुत होंगे, तू अपने पास रख, आज खाना तेरी मम्मी खिलाएगी। भाई इंडियन मम्मीज और उनका प्यार कसम से कभी कभी रुला देता है। मैंने पूछा, वैसे वो छोटी नौटंकी कहाँ है। मम्मी ने बताया कि वो दोस्तों के साथ बीच पर मजे मारे, घर के काम में हाथ बटाना तो दूर की बात है, कल घर वालों को लेकर बंगला खरीदने जाना है। पर भाई स्वैग के लिए एक मस्त गाड़ी भी तो होनी चाहिए ना। राइटर साहब ने पैसा दिया तो उड़ाना भी तो पड़ेगा। मम्मी को बोला अभी आया और सीधे पहुंच गया लग्जरी कार शोरूम। वहां मैं गाड़ियों को से देख रहा था जैसे मोसे की आंटियां दूसरों के घर क्लेश ले आओ। साला वहां सेल्समैन था, उसने देखते ही मुझे गले लगा लिया। अबे साले तू घर आ गया और मुझे बताया भी नहीं। भाई वाली सेटिंग लगा के तगड़ी छूट दिलवा दूंगा। मैंने भी हंसते हुए उसे गले लगा लिया, आखिर पुरानी यादें ताजा जो करनी थी। अरे भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, चल चल साथ चलते बात करते हैं, वरना मेरा बॉस देखेगा तो फिर से फाइन ठोक देगा। तू भी क्या याद रखेगा, आज तुझे एक असली फाइन ठोक देगा। अभी ये दुनिया की टॉप खिलाड़ी में से एक है ये, इसका बस एक ही रोल है पैसा। चल तुझे सेकंड फ्लोर पर ले चलता हूँ। जैसे ही तू सेकंड फ्लोर पहुंचा, वहां खड़ी उस सिल्वर रंग की चमचमाती सुपर कार को देखकर तेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कसम से जैसे कि फीचर्स समझाने लगा कि ये कितनी पावरफुल है। पर भाई असली जोर का झटका तो इसकी कीमत ने दिया, पूरे 50 मिलियन। भाई इतने पैसे कमाने में तो मेरी 7 पुश्ते खप जाएं और फिर भी शायद कम पड़ जाएं। तूने वेलियांग से पूछा, भाई इसकी चाबी मिलेगी क्या, एक बार अंदर बैठ कर फील लेनी है। वेलियांग बोला, रुक भाई मैं मैनेजर से पूछ कर आता हूँ, मेरे पास इसकी परमिशन नहीं है, पर मैं तेरे लिए बात करने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर वेलियांग मैनेजर के ऑफिस की तरफ लपका। जब तुझसे रह नहीं गया तो तू खुद ऑफिस की तरफ चल दिया। ऐसे ही तू गेट पास पहुंचा, तुझे अंदर से मैनेजर के चिल्लाने की आवाज आई। वो वेलियांग को गंदी गंदी गालियां दे रहा था, वो चीख रहा था, तू खुद को समझता क्या है, अपने अरे गहरे नत्थु कितनी महंगी गाड़ी दिखाएगा, तुझे बेचकर भी इस गाड़ी का घर जाना पूरा नहीं होगा। अपनी औकात देख और दफा हो जाए। अब भाई अपने जिगरी यार की ऐसी बेइज्जती सुनकर तो डेडपुल का भी खून खौल जाए। तेरी बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। तूने एक जोरदार लात मारी और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। ओए कमीने, मेरे भाई के बारे में तुझे परलोक पहुंचा दूंगा। वेलियांग तुझे गुस्से में देखकर घबरा गया और तुरंत तुझे पकड़ कर रोकने लगा। गुआ नहीं भाई, पागल मत बन, मुझे कुछ नहीं हुआ, चल यहाँ से बाहर चलते। वेलियांग को तुझे रोकते देख उस मैनेजर की फटी हुई हिम्मत फिर से जाग गई। उसे लगा तू डर गया है। वो सीना तान कर बोला, ओए लड़के तुझे पता भी है ये क्या है। अबे इस मैनेजर को देखो, इसकी फटी जा रही है पर तेवर सातवें आसमान पर है। चिल्लाते हुए तमाशा कर रहे तो लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। और वेलियांग तू भी सुन, तू अभी कहीं फायर है, निकल यहाँ से। अब भाई अपने दोस्त की बेइज्जती देकर अपना हीरो तो एकदम ज्वालामुखी बन गया। उसने वेलियांग की पकड़ झटकी और एक ऐसी तगड़ी लात मैनेजर के पेट हो गया। दूसरी मंजिल पर हो रहे इस शोर और फाइटिंग को देखकर सिक्योरिटी वाले भागे भागे आए। मैनेजर जमीन से ही रेंगते हुए चिल्लाया, ओए खड़े क्या देख रहे हो, मारो इसे। अगर इसे नहीं कूटा तो तुम सबको नौकरी से जगह सही थे। एक दूसरे की शक्ल देखी पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। उनके कैप्टन ने तो सीधा मैनेजर का गुब्बारा ही फोड़ दिया। बोला, देखो मिस्टर मैनेजर, झगड़ा अब रुक चुका है और हमें किसी कस्टमर पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। तभी वहां जिसे देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जैसे ही मैनेजर ने उसे देखा ऐसे रोने लगा जैसे उसकी किसी ने फेवरेट चॉकलेट छीन ली हो। वो बोला, चिचियान सर देखो ना,
ये वेई लियांग और ये लड़का यहाँ शोरूम में गुंडागर्दी कर रहे हैं, प्लीज इंसाफ करो। ये और कोई नहीं, शोरूम का असली बॉस चियान जोंगवेन था। चियान ने वेई लियांग और हीरोम का असली बॉस चियान सफाई चाहिए। अब बॉस ने अपनी तरफ से भारी भरकम और वाला प्रेशर डाला ताकि लड़का डर जाए, पर अपना हीरो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने तुरंत खुद को संभाला और सीधा बॉस की आंखों में आंखें डालकर बोला, पर आपके इस मैनेजर ने मेरी और मेरे दोस्त की बहुत गंदी बेइज्जती की। अब आप ही बताओ, क्या ये एक प्रोफेशनल तरीका है? हाँ, हाथ उठाना मेरी गलती थी और मैं उसका हर्जाना भरने को तैयार हूँ। चियान ये देखकर अंदर ही अंदर इंप्रेस हो गया, कितना कम उम्र का लड़का उसके और कितनी सॉलिड बात कर रहा है। पर जैसे ही चियान ने मैनेजर की तरफ मुड़कर देखा, वो हकलाते हुए सफाई देने लगा, बॉस ये लड़का एस्टन मार्टिन देखने की जिद कर रहा था, अब इसकी शक्ल देखो, क्या ये उसे खरीदने की औकात रखता है? इसीलिए मैंने मना किया। क्या सही की कह रहा है मिस्टर क्या कि मेरी जेब में चवन्नी नहीं है? सच तो ये पहले मेरा मूड कार खरीदने का था, पर अब मेरा मन बदल गया है। अब कियान झोंगवेन ने मेरी तरफ सीरियस होकर देखा और बोला, बेटा क्या तू मान रहा है कि या फिर तू मेरी फिरकी ले रहा है? मैंने कहा, नहीं बॉस, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपनी ये पूरी कारों की कंपनी यानी मिंग चोई बेचेंगे? अब कियान के होश उड़ गए, बोला, बेटा इसकी कीमत लगभग 10 अरब है, पक्का खरीदना है? कियान को समझ नहीं आ रहा था कि इस लौंडे के पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से रहा। मैं इसे सीधे 15 आंखों में झांका और उसे यकीन हो गया कि मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। उसने कंफ्यूज होकर पूछा, छोटे भाई मुझे दिख रहा है कि तुझे इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, फिर इसे क्यों खरीदना चाहता है? मैंने उस कचरे के डिब्बे वूफेई की तरफ इशारा किया और कहा। कियान ने पूछा, क्या सिर्फ एक आदमी को निकालने के लिए इतने पैसे फूंकना सही है? मैंने टशन में कहा, मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है, इसलिए ये सौदा मेरे लिए एकदम वसूल है। मेरा जवाब सुनकर कियान खुश हो गया और उसने अपने अपने आदमी आबाओं को इशारा किया कि गूंजी और उसे कुत्ते की तरह घसीट कर शोरूम से बाहर कर दिया गया। कियान हंसते हुए बोला, अब तो तुझे इस पूरी कंपनी को खरीदने की जरूरत नहीं है ना, तुम यहाँ मेरे ऑफिस में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हैं। मैंने कहा, बॉस जरा रुको, पहले मेरे भाई वेई लियांग को कारें खरीदने दो, वरना लोग कहेंगे मैं सच में यहाँ सिर्फ टाइम पास करने आया था। मैं उसे अपना कार्ड थमाया और एक बेंटले और एक एस्टन मार्टिन खरीदने को कहा। उसने मुझे चाय पिलाई और मेरी तरफ देखते हुए बोला, छोटे भाई मुझे तुम्हारा स्टाइल बहुत पसंद आया, तुम बिल्कुल मेरे जवानी के दिनों जैसे हो। ये चेन भाई तो ऐसे डायलॉग चिपका रहे हैं। उन्होंने बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा कि उन्हें पता है हमारे हीरो को अपना नौकर बनाना नामुमकिन है, इसलिए वो बस दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। अब देखो, हमारा गुआनी भी शातिर खिलाड़ी है, उसे पता है कि वो खुद तो शंघाई में ऐश करता है और उसके मम्मी पापदार बड़े भाई का साथ होना बुरा सौदा नहीं है। तो बस डील पक्की हो गई और हमारा हीरो उनका छोटा भाई गुआनी। चेन बोला कि बीजिंग के इस इलाके में तेरे भाई की पूरी चलती है, कोई भी दिक्कत हो तो बस एक फ़ोन घुमा देना, और जो अपने तो पेरेंट्स के लिए एक शानदार विला चाहिए तो चेन है भैया। ईस्ट लेक रिसोर्ट वाले प्रोजेक्ट में जो विला पसंद आए वो बस उंगली रख दे। भाई ने आज ही दारू की पार्टी भी रखनी चाहिए, पर हमारे हीरो को देखो कितना संस्कारी बन रहा है। कहने लगा कि अभी अभी शंघाई से आया हूँ और मम्मी के हाथ का खाना छोड़कर तुम्हारी दारू पीऊंगा तो जूते पड़ेंगे, इसलिए पार्टी फिर कभी। जैसे ही गुआनी ऑफिस से बाहर निकले सांड की तरह दौड़ता हुआ आया। साले की आंखों में चमक तो देखो होगी भी क्यों नहीं, आज हीरो की वजह से उसने 2 गाड़ियां जो बिकवाई थी, उसका मोटा 1.5 मिलियन का कमीशन उसकी जेब में जो आने वाला था। लियांगजी तो खुशी के मारे पागल हो रहा था और कहने लगा कि भाई आज तूने मेरी खुशखबरी सुनाई कि चेन भैया उसे सेल्स मैनेजर बनाने वाले हैं। अब तो लियांगजी के पास अपनी बंदी शियो हुई के लिए घर और शादी के दहेज। बेचारा खुशी खुशी अपनी गर्लफ्रेंड को ये गुड न्यूज़ सुनाने भाग गया। इधर हमारे हीरो ने अपनी बेंटले को शोरूम वालों के हवाले किया ताकि वो उसे घर पहुंचा दें और खुद अपनी चमचमाती एस्टन मार्टिन का एक्सीलेटर दबाते हुए हवा से बातें करने लगा। घर पहुंचते ही देखा कि पिताजी बालकनी में फूल पत्तियों के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही देसी बाप रिटायरमेंट के करीब आकर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर देसी बाप रिटायरमेंट के करीब प्यार जाग गया। अबे ओ कमीने, आने से पहले बताया क्यों नहीं? कम से कम मैं तुझे लेने तो आ जाता। अभी बाप बेटे का ये बॉन्डिंग सेशन चल ही रहा था। मारी मुझे देखते ही वो मुझ पर ऐसे झपटी जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार पर टूटता है। कहने लगी, ओ भाई आप वापस आ गए और मुझे बताया तक नहीं। अगर पता होता तो मैं आज बाहर दोस्तों के साथ घूमने ही नहीं जाती। मैंने उसे शांत करने के लिए सोफे के पास से 3 चमचमाते गिफ्ट बॉक्स निकाले और टेबल रख दी। मम्मी पापा जैसे कोई नया गैजेट अनबॉक्स होने वाला हो। ये लिंग की आंखें तो उन डब्बों को देखकर ऐसे चमक रही थी जैसे उसे खजाना मिल गया। उसने तुरंत तो पिंक वाला डिब्बा लपक लिया, क्योंकि भाई लड़कियों और पिंक कलर का रिश्ता तो सदियों पुराना है। वो खुशी से झूम उठी और बोली, भाई ये पिंक वाला मेरा है ना? बूढ़े माँ बाप की आंखों में वो बेटा बड़ा हो गया और अब कमाने लगा वाली चमक साफ दिख रही थी। ये लिंग ने तो घड़ी निकालते ही तुरंत फोटो खींचना शुरू कर दिया, पता है ना। जब तक सोशल मीडिया पर दुनिया को जलवाना दिखाओ तब तक गिफ्ट गले से नीचे नहीं उतरता। पापा ने भी बिना देर किए घड़ी पहन ली और उनकी स्माइल देखकर लग रहा था कि उनका तो दिन ही बन गया। लेकिन तभी असली ट्विस्ट है, मम्मी ने घड़ी उन्हें पसंद भी बहुत आई, पर फिर उन्होंने वही टिपिकल इंडियन मॉम वाला डायलॉग चिपका दिया। कहने लगी, बेटा ये पक्का बहुत एक्सपेंसिव होगी, मुझ बुढ़िया को इन सब की क्या जरूरत से वापस कर दे और ये पैसे अपनी शादी और होने वाली बहू के लिए बचा कर रख। तो पर फिर भी बच्चों से ऐसी कीमती चीजें ले रहे हो, चलो इसे भी उतारो। अब मैं सिर खुजलाते हुए सोच ही रहा था कि इन दोनों को कैसे मनाऊं, तभी अचानक ये लिंग जोर से चिल्लाई। मेरी बहन ये लिंग फटी आंखों से मुझे देख रही थी, क्योंकि उसकी सहेली ने उसे घड़ी मैंने उसे गिफ्ट किया वो कोई मामूली घड़ी नहीं बल्कि पटेक फिलिप है जिसकी कीमत पूरे 28 लाख युआन
यानी करीब सवा शुरू ही हुआ था। मैंने उसे बताया कि सिर्फ तेरी ही नहीं बल्कि पापा वाली घड़ी भी उसी लेवल की है और उसकी कीमत तो इससे भी कहीं ज़्यादा है। ये सुनते ही मम्मी के तो हाथ पाँव फूल गए। वो घबरा कर बोली, बेटा देख कहीं कोई गलत काम में तो नहीं फंस गया तू। मैंने हंसते हुए कहा, अरे मम्मी चिल मारो, ये सब एकदम वाइट मनी है। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि मम्मी को जरा बिटकॉइन का ज्ञान देखिए भला क्या है। जब मम्मी पापा को पता चला कि सिर्फ एक बिटकॉइन की कीमत कभी 20 लाख युआन यानी 2.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि दुनिया में ऐसा भी कुछ होता है। इसी बीच ये लिंक दबे पाँव मेरे पास है और एकदम जासूसी वाले अंदाज में धीरे से पूछा, भैया मम्मी को मुस्कुरा कर इतना का एक छोटा सा टारगेट यानी पूरे 100 करोड़, इतना सुनकर तो बेचारी का सिस्टम ही हो गया। खैर, फिर मैंने पूरी फैमिली को बाहर डिनर पर चलने को कहा। वैसे इन दोनों भाई बहन का सपना एक लग्जरी कार का भी था। रात को बाहर से खाना खाकर जब हम घर लौटे तो काफ़ी जल्दी सो गए से, पर हम दोनों भाई बहन सोफे पर बैठकर गपशप करने लगे। वो बेचारी थोड़ी इमोशनल हो रही थी। कहने लगी, भैया आज जो भी हुआ वो इतना जादुई है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे डर लग रहा है कि कहीं सुबह सब बस एक सपना था और तुम अभी भी शंघाई में अकेले धक्के खा रहे हो। उसे ये भी डर था कि अब मैं इतना अमीर और बिजी हो जाऊंगा कि शायद उसे पहले जैसा प्यार नहीं करूंगा। मैंने उसे प्यार से डांटा और समझाया कि पगली, हम दोनों का खून एक है, ऐसा फुल हो चुका है कि तेरी हर प्रॉब्लम को चुटकी बजाते ही खत्म कर सकता है। वो मुस्कुराए और थैंक यू बोलकर अपने कमरे में सोने चली गई। मैंने सोचा ये लड़की भी ना अब बड़ी हो रही है तो दिमाग भी ज़्यादा चलाने लगी है। फिर मैंने सोफे पर लेटे-लेटे अपनी खास दोस्त ली। साउनास का दिन काफ़ी थका देने वाला था। अगले दिन सुबह-सुबह मेरी नींद पूरी भी नहीं हुई थी कि लिंग ने शोर मचाकर मुझे उठा दिया और जैसे ही मैंने देखा कि बाहर क्या सीन है। अभी सुबह के सिर्फ 7 ही बजे थे और मेरी किस्मत देखो। मैंने अपनी इस छोटी बहन से कहा, अबे ओए लाली, अभी सिर्फ 7 ही बजे, थोड़ा वॉल्यूम कम रख, मुझे थोड़ी देर और घोड़े की चुल मची थी। पर नहीं भैया, आपने कल बोला था ना कि हम बड़ा बंगला खरीदने जाएँगे। मैं तो बस उसी एक्साइटमेंट में, और ये देखो मेरी नई ड्रेस। कैसी लग रही हूँ मैं? मैंने भी बिना आँख खोले ही बोल दिया, हाँ, हाँ। शुक्र है तभी मम्मी आ गई और इस चिपकू ये लिंक को खींच कर ले गई। मम्मी बोली, तेरा भाई कल ही फ्लाइट से उतरा है और बिना आराम किए कल बाहर चला गया था। उसे थोड़ी देर और चैन से सोने दे। खैर, आखिर में 9 बजे मेरी नींद खुली आकर मैंने जल्दी-जल्दी मुँह हाथ धोया, नाश्ता ठूसा और हम सब निकल पड़े। पापा तो पहले से ही गाड़ी में ऐसे जम कर बैठे थे जैसे उनके खानदान की जायदाद हो। बोले, अरे भाई क्या गाड़ी है यार! मैंने तो कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में सपने में ही सोचा था कि कभी बेंटले चला पाऊँगा। मम्मी ने तुरंत उनका गुब्बारा फोड़ते हुए कहा, ज़्यादा हवा में मत उड़ो, ये सब अपने बेटे की बदौलत बैठो। तभी मैंने अपनी जेब से दूसरी चाबी निकाली और अपने लाडले मम्मी-पापा से कहा, आप लोग निकलो, मैं दूसरी वाली चलाऊँगा। असल में कल मैंने 2 गाड़ियाँ खरीदी थी, जैसे ही मैं कन ना खरीदी थी। जैसे ही मैं अपनी चमचमाती एस्टन में आखिरी कुर्तचियों, ये लिंक तो बेंटले से कूदी जैसे सेल में हाथ दिखाने लगी। मुझे लगा कि इस लालची छोटी बहन को थोड़ा कायदे कानून सिखाने पड़ेंगे। मैंने कहा, ये एस्टन मार्टिन है, पूरे 5 करोड़ की है, ये कर, फ़िक्र मत कर, एक बार तेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन जाए फिर देखूँगा। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुझे एक कड़क स्पोर्ट्स कार ही दिला देता हूँ, ताकि कल को कोई छपरी तुझे अपनी मीठी बातों में फंसा कर न ले जाए। ये लिंक तो खुशी के मारे उछल पड़ी और बोली, मुझे पता था मेरे भैया मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वहाँ की ज़बरदस्त चमक-धमक देखकर मम्मी-पापा तो थोड़ा-सा कँपका गए। पर अपनी ये लिंक तो फुल जोश में थी। बस कुछ ये विला का सेल सेंटर था तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बस कुछ ऐसे मुँह फेरिया जैसे हम वहाँ विला खरीदने नहीं बल्कि उधार माँगने आए हों। ये लिंक चिल्लाई, भैया जल्दी आओ, देखो ये वाला विला कितना धांसू है। इसके गार्डन से तो पूरा ईस्ट लेक का नज़ारा दिखता है। चलो अंदर चल कर है। तभी एक सेल्स वाली ने पीछे से ताना, मैं वहाँ जाना तो बस वक्त की बर्बादी है। मेरा दिमाग खराब होने वाला था, तभी एक मासूम सी लड़की दौड़ती हुई। उसने बड़े सलीके से कहा, सर अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं आपको विला दिखा सकती हूँ। असल में मैं यहाँ नहीं हूँ तो शायद काम में अभी उतनी माहिर नहीं हूँ। मैंने देखा कि ये बेचारी अभी छोटी ही है, शायद अपनी गर्मियों की छुट्टियों में पार्ट टाइम जॉब करने वाली कोई स्टूडेंट होगी। उसके नेम टैग पर नाम लिखा था, दिखाइए। इतने में पीछे खड़ी दूसरी सेल्स गर्ल्स अपनी जहरीली जुबान चलाने लगी। अरे याली क्यों फालतू में मेहनत कर रही है, इनकी हालत देख कर लगता है क्या कि ये विला खरीद पाएंगे। ये तो पक्का यहाँ मिलने वाले छोटे मोटे फ्री गिफ्ट्स बटोरने आए हैं। सुयाली ने उन जलकुकड़ियों की बात इग्नोर की और मुझसे बड़े सम्मान से पूछा, सर मैं आप मुझे गौना ही बुला सकते हो, तुम्हारी उम्र तो मेरी बहन जैसी ही है। तुम पक्का भी स्टूडेंट ही हो ना वैसे तुम? अरे बॉस घबराओ मत, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। मैं तो बस अपनी गर्मियों की छुट्टियों में पॉकेट मनी के लिए यहाँ धक्के खा रही एक बेचारी स्टूडेंट हूँ। सुयालिनी का पूरा खानदान उस गाड़ी में ठूस कर कोठी नंबर 8 के सामने पहुंचा। भाई साहब बंगला क्या था, एकदम कतई जहर। सफेद दीवारें और मॉडर्न डिजाइन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने खुद इसे अपनी गोद में बिठाया हो। सुयाली ने गेट खोलते बड़े प्यार से सबको अंदर बुलाया और बोली, गुआनी सर, ये इस पूरे इलाका सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी बंगला है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, बस अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और रहने आ जाओ। फर्नीचर से लेकर बिजली के सामान तक सब कुछ एकदम टॉप लेवल का है। अब सीधी सी बात है, इतना माल लगाए तो दाम भी आम आदमी की किडनी मांग ले। इसीलिए ये अब तक तो कुछ बोले नहीं, पर उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि उन्हें जगह दिल से पसंद आ गई है। और अपनी छोटी बहन येलिंग, वो तो भाई साहब पूरे में ऐसे पागलों की तरह इधर उधर भाग रही थी जैसे उसे किसी ने फ्री का वाईफाई दे दिया हो। मैंने भी अपना स्वैग दिखाया और बोला, सु मैडम बस बहुत हुआ, ये बंगला डन है। चलो फटाफट पेपर तय को, पसंद नहीं अपन सीधा फुल कैश पेमेंट करेंगे। ये सुनते ही सुयाली के तो होश ही उड़ गए। उसे लगा शायद उसके कान बज रहे। उसने फिर से पूछा, क्या सच में आप इसे खरीद रहे हैं? मैंने कहा, हाँ भाई, बोला ना। पूरा
पैसा अभी दूंगा। ये सुनकर लड़की तो भाई खुशी के मारे हवा में ही उछल पड़ी। आखिर उसकी लाइफ की पहली सेल थी और वो भी सीधा 5 करोड़ होने वाला था। अब उसकी कॉलेज की फीस और घर की शर्मसलाल हो गई। बोली माफ़ करना सर, एक्चुअली ये मेरी लाइफ की पहली सेल ना। तो मैं खुशी के मारे थोड़ी ज़्यादा ही बावली हो गई थी। कोई बात नहीं, चलो मुझे इंतज़ार है, वापस ले जाओगी, पर ज़रा ध्यान से गाड़ी चलाते वक्त ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाना। मुझे इस झील के ठंडे पानी में बिना कपड़ों के नहाने कोई शौक नहीं है। जैसे ही ये लोग जलनखोर सेल्स गर्ल्स अपनी जहरीली जुबान लेकर शुरू हो गई, कहने लगी अरे इतनी जल्दी लौट आए। पक्का नंबर 8 वाले विला की अमीरी देखकर इनकी झलक देख लेना ही इनके पिछले जन्म के पुण्य होंगे। लेकिन जब सुयाली ने जोर का झटका धीरे से देते हुए बताया कि ग्वानी भाई ने विला खरीदने का फैसला कर लिया और हम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए हैं, तो उन सब की जल के राख हो गई। उनके चेहरों पर ऐसी जिल्लत छाई कि क्या ही कहूँ। कुछ ही देर में मैनेजर वांगान फाइलों के साथ भागा भागा आया और कहने लगा सर कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, बस जरा सा कष्ट कीजिए और फाइनेंस डिपार्टमेंट चलकर साइन कर दिए। ग्वानी ने भी बिना किसी नाटक के सीधे 5 करोड़ रुपए की पेमेंट टैक्स कर लिया। अब ग्वानी को पता है कि इस कॉर्पोरेट दुनिया में कर दिया और क्रेडिट कोई और खा जाता है। इसलिए उसने केबिन से निकलते हुए मैनेजर की आंखों में आंखें डालकर पूछा, मैनेजर साहब ये सेल्स का कमीशन सुयाली को ही मिलेगा ना? मैनेजर ने भी दांत दिखाते हुए कहा, जी सर आप बेफिक्र रहें, कमीशन सुयाली को ही जाएगा। दरअसल ग्वानी को इस बेचारी मेहनती लड़की का स्ट्रगल पसंद आया था। देखो मैनेजर, मैं तुम्हारे बॉस कैन का दोस्त हूँ, तो जो कहा है वो याद रखना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ग्वानी के जाते ही मैनेजर ने फौरन बॉस को फोन मिलाया। बोला सर आज एक ग्वानी नाम के लड़के ने नंबर का अलावा 8 वाला विला खरीदा है, पेमेंट होने के बाद अच्छा का खासा डिस्काउंट दे देता। मैनेजर साहब की तो हालत एस पुलिस देख लियो, मन ही मन बोल रहे हैं कि ये बंदा तो बिजली की रफ्तार से भी तेज निकला। कल बात हुई और आज सीधे विला ही खरीद लिया। खैर मैनेजर ने माथे का पसीना पोंछा और अपनी छोटी मोटी चालाकी को डस्टबिन में डाल दिया। अब तो सुया को भी फुल इज्जत और मोटा कमीशन मिलेगा। आखिर भाई का स्वैग ही ऐसा है। उधर मैं निकलने की तैयारी में था कि तभी बड़े भाई यानी चेन झोंगवेन का फोन खड़क गया। वो तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहे थे। बोले अरे छोटे मान गए, तूने तो सीधे नंबर 8 वाली कोठी यानी कि उस जंगल के राजा ट्री शुक्रिया खरीद भाई। मैंने भी मक्खन लगाते हुए कहा, अरे चेन भाई आप भी ना, इतनी गजब की जगह मेरे लिए बचा कर रखी। फिर क्या बड़े भाई ने मुझे सीधे ईस्ट लेक गोल्फ कोर्स पर बुलावा भेज दिया? क्या बड़े भाई ने मुझे सीधे ईस्ट लेक गोल्फ कोर्स पर बुलावा भेज दिया? मैंने मम्मी पापा को तो घर भेज दिया, लेकिन ये लिन तो जैसे फेविकोल का जोड़ है, पीछे ही पड़ गई कि मुझे भी साथ चलना है। मैंने भी सोचा चलो थोड़ा एंटरटेनमेंट होता रहेगा। गाड़ी में बैठे तो न्यूज़ रिपोर्टर बन गई। पूछने लगी भैया हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मैं आपके उस देखा तो नहीं होगा, पर नाम तो सुना ही होगा। जैसे ही मैंने नाम लिया कि हम चियन झोंगवेन से मिलने जा रहे हैं, मैडम के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। मुझे अभी के अभी गाड़ी से उतरना है।